ऑलराइट, सो जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री की कहानी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा डिस्कशन होगा नॉर्थ इंडिया के उन एम्पायर्स के ऊपर जो आपस में स्ट्रगल करना शुरू करते हैं जब दिल्ली सल्तनत अपने डिक्लाइनिंग फेज पे आ जाता है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में, आप देखिए नाम इसका बता रहा है कि चैप्टर क्या है, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। तो ये फेज 1400 से लेकर 1525 तक का फेज है, यानी कि यहां पर आप टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत पहुंच जाओगे। कुल मिला के दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइनिंग फेज है इस पूरे चैप्टर में। तो हम उसको समझते हैं कि यहां पर कौन से एम्पायर्स की बात हो रही है, कौन से स्ट्रगल की बात हो रही है और ये स्ट्रगल क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स एकदम बताता हूं आपको कहानी क्या चल रही थी। इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों यहां पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में बाद में आऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दे देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें कर ली हैं। देखो दोस्तों, पहले मैं आपको जब बता रहा था कि भाई हम लोग जब मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, याद करिए। ठीक है, जब मैंने आपको कहा था कि हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे थे, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 दिया है, तो आप उस पर जाके देखिएगा। मैंने कहा था कि इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, है ना। मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, है ना। आई होप आप ये बात फॉलो कर रहे होंगे, लेक्चर 1 से देख रहे होंगे। तो फेज 1 जो है, जो फेज 1 है, मैंने आपको बताया था कि ये फेज 1 चलेगा लगभग 700 एडी से लेकर 1200 एडी तक का फेज होगा ये, है ना। 1200 एडी तक का फेज था और इसमें मैंने आपको डिवीजन किया था कि भाई नॉर्थ इंडिया में कुछ चल रहा है, नॉर्थ में कुछ चल रहा होगा और साथ ही में साउथ में भी कुछ कुछ चल रहा होगा। दोनों को हम देखेंगे। नॉर्थ में मैंने आपको बताया था कि भाई ये वो फेज है जब हम कंट्री में त्रिपाटाइट स्ट्रगल देखते हैं, है ना। हम कन्नौज की सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई को देखते हैं, त्रिपाटाइट स्ट्रगल, जिसमें हमने गुर्जर प्रतिहारा, हमने पालाज और राष्ट्रकूट के बीच में हो रहा कन्नौज के लिए लड़ाई को यहां पर डिस्कस किया था। ठीक है, और इसी के बाद गुर्जर प्रतिहारास के डिक्लाइन के बाद मैंने आपको बताया था किस प्रकार से यहां पर इंडिपेंडेंट राजपूत किंगडम्स का जन्म होगा, किस प्रकार से इंडिपेंडेंट राजपूत किंगडम जो होंगे वो राइज करेंगे, है ना। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमने यहां पर डिस्कशन किया था अबाउट चौहान्स, है ना, जिनको चाहमानास भी कहते हैं। और भी ऐसे हमने और भी इंडिपेंडेंट राजपूत को स्टडी किया था, राइट। गढ़वाल्स हो गए, परमार्स हो गए, राइट, है ना, सिसोडियाज हो गए, तोमर्स हो गए, ये सब नाम हमने यहाँ पर देखे थे। ठीक है, साउथ इंडिया की बात करेंगे इसी पर्टिकुलर पीरियड में। जो मैंने कहा था आपको कि भाई ये वो पीरियड है जब हम इंपीरियल चोलास के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हमने इंपीरियल चोलास को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया और मैंने बताया कि ये चोलास वो चोलास हैं क्या जो संगम एज में थे? नहीं, ये बात बहुत एविडेंस पुख्तगी से हम नहीं कह सकते हैं कि क्या ये वही चोलास हैं जो संगम एज में थे, चोला चेरा पांड्यास, क्या ये वही वाले चोलास हैं? वी कैन नॉट से। लेकिन हाँ, हम एक बात इतनी जरूर यहाँ पर कह पाए थे कि जो पल्लवास थे ये पल्लवास के फ्यूडिटरी रहे होंगे और इन चोलास को इंपीरियल चोलास, इनके बड़े बड़े राजा महाराजा जैसे कि राजराजवन, राजेंद्र प्रथम, उन लोगों ने इसको इंपीरियल चोलास बनाया होगा। तो इंपीरियल चोलास की कहानी में 2 इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर राजा थे जिसका डिस्कशन हमने खास तौर से किया था। एक थे यहाँ पर राजा राजा वन, ठीक है, एक थे यहाँ पर राजराज प्रथम, ठीक है, और दूसरे थे यहाँ पर राजेंद्र प्रथम। तो ये हमारा पहला फेज था जो आई होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ पूरा पढ़ लिया और आप लोग को समझ में आ भी गया है। अब मैं आता हूं सेकंड वाले फेज में। तो सेकंड फेज 2 जब था, तो फेज 2 को भी मैंने कहा था कि इसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर रहे होंगे और ये जो फेज है वो लगभग 1200 एडी से लेकर ये चलेगा आपका 1526 एडी तक का। ठीक है ना, 1526 एडी तक का। तो कुल मिला के अब हम ये इस फेज के एंड में आ रहे हैं। तो अभी हमने इस फेज में क्या क्या पढ़ लिया है, आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे डिस्कस किया था। मैंने कहा था इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे, एक तो नॉर्थ की कहानी होगी और दूसरी आपकी साउथ की कहानी होगी। ठीक है, तो दोस्तों नॉर्थ की कहानी में मैंने आपको कहा था कि हम इसको भी 2 पार्ट्स में यहाँ कर रहे होंगे। एक आपका होगा दिल्ली सल्तनत का फेज 1, एक आपका होगा दिल्ली सुल्तानों का जो पीरियड है दिल्ली सल्तनत पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको 1206 एडी से लेकर अप्रोक्सीमेटली जहां तक तुगलक डायनेस्टी का एंड होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1414 एडी तक आपको डिस्कस कर दिया था। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर दिया था। और फिर उसके बाद हमने साउथ इंडिया की हिस्ट्री की बात करेंगे तो यहां पर हमने विजयनगर अंपायर एंड बहामनी किंगडम को भी डिस्कस कर लिया था। विजयनगर अंपायर एंड बहामनी किंगडम को भी हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। अब जो ये चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं इसमें हम दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट फेज करेंगे और ये जो दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट फेज है, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट फेज, क्या मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ इंडिया का वो नेक्स्ट फेज है जब हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के बाद, मतलब जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइनिंग फेज में आ गया है ना, जब डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत होना शुरू हुआ तो व्हाट इज, यहां पर हम देखेंगे कि मल्टीपल मल्टीपल ऐसे लिख सकते हैं आप कि मल्टीपल मल्टीपल एम्पायर्स स्टार्ट्स फॉर पावर, है ना। मल्टीपल पावर्स हम देखेंगे या मल्टीपल एम्पायर्स की जगह लिख दिया मल्टीपल पावर्स स्टार्ट्स फॉर
फाउंड एम्पायर बिल्डिंग, है ना, मल्टीपल पावर्स स्टार्ट्स फाइटिंग। तो आज हमें ये चीज समझना है कि कौन कौन सी मल्टीपल पावर्स हैं जो तुगलक डायनेस्टी के एंड होने के बाद यहां पर लड़ना शुरू करती है। ये हमारा फेज 2 होगा, और जो फेज 3 होगा दोस्तों उसको हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास भी नहीं करेंगे, अगली क्लास में हम लोग कल्चरल चीजों को पढ़ेंगे, बेसिकली सूफी एंड भक्ति मूवमेंट को पढ़ना है, और फिर हम लोग थर्ड फेज पे आ जाएंगे। और थर्ड फेज की कहानी जो हमारी होगी वो 1526 एडी से चलेगी, और वो हम कवर करेंगे टिल 1707 एडी तक। यानी कि जब हम लोग औरंगजेब की डेथ यहाँ पर देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर भी हम दो तीन चीजें देखेंगे। नॉर्थ में क्या चल रहा है, तो नॉर्थ के अंदर हमारी कहानी जो होगी वो मुगलों से डील करेगी, मुगल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। और जब हम यहाँ पर साउथ की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर भी अलग कहानी आपको मिल रही होगी, जैसे कि पोर्चुगीज आपको अपना यहाँ पर जो उनका पावर है वो बढ़ाते हुए आपको मिलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग साथ में इस पर्टिकुलर फेज में नॉट ओनली पोर्चुगीज, हम ये देखेंगे कि भाई अहमदनगर, है ना, हम देखेंगे कि साथ में ये जो ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने डिस्कस किया ये वाला विजयनगर बहामनी किंगडम, ये फिर से आपको देखने को मिलेगा जब हम यहाँ पर बात अहमदनगर, हम लोग बात बीजापुर, हम लोग बात गोलकोंडा की करेंगे, जब हम लोग शाहजहां को डिस्कस करेंगे, हम लोग जब औरंगजेब को डिस्कस करेंगे, तो फिर से ये चर्चाएं वहां पर होंगी। तो ये 3 फेज में हमको यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री पढ़नी थी। आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के फेज 2 के भी लास्ट वाले टॉपिक पे हैं, और जब हम बात कर रहे हैं आज लास्ट वाले टॉपिक की, तो आज हमारा टॉपिक का डिस्कशन क्या होने वाला है, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन द नॉर्थ इंडिया। चलिए समझते हैं कि कौन से एम्पायर की बात मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ और ऐसा क्या यहाँ पर होने वाला है। देखिएगा, जरा समझते हैं इस चीज को। आइए दोस्तों, एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, ठीक है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला कि भाई ये वो फेज है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं 1325, जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल करना शुरू करता है और वो 1351 तक रूल करता है। तो ये वो फेज है जब मोहम्मद बिन तुगलक का फेज था, है ना, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद जो फेज आता है जो चलता है लगभग 1388 तक, ठीक है, तो ये वो फेज है जब फिरोज शाह तुगलक था। लेकिन द सिचुएशन इज दिस कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का यहाँ पर पीक चल रहा था, इट वाज द पीक ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तो वहीं से फिर हम जो देखते हैं कि भाई ये राइज करता है दिल्ली सल्तनत, और उसी के टाइम पे ही यहाँ पर डिक्लाइन करना शुरू कर देता है ना, उसी के टाइम पे ही दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई दिल्ली सल्तनत पूरा यहाँ पर आया, यहाँ तक आपका उसने क्लाइमेक्स लिया, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत अब डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। तो दिल्ली सल्तनत इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन। ठीक है, दिल्ली सल्तनत अब अपने डिक्लाइनिंग फेज में यहाँ पर आ गया है। तो कभी क्लाइमेक्स की बात होती है तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये जो पीरियड है यहाँ पर ये क्लाइमेक्स होता है दिल्ली सल्तनत का। अब यहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक ने हालात छोड़े थे उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही थी। और जब मोहम्मद बिन तुगलक का प्रॉब्लम टाइम पीरियड खत्म हुआ तो फिरोज शाह तुगलक को जो इकोनॉमी मिली वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, एंड ही ऑप्टेड फॉर द अपीजमेंट पॉलिसी। ठीक है, ये चीज़ देखा तो दिल्ली सल्तनत अब वीक हो रहा है, दिल्ली सल्तनत के हाथों से चीजें निकल रही हैं। 1388 के बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद भी आप देखोगे जो यहाँ पर रूलर्स आए, जो सक्सेसर्स आए थे, वो बड़े क्या थे, वो वीक सक्सेसर थे, सक्सेसर जहाँ पर बड़े ही वीक थे। और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे कि इसी टाइम पीरियड में जब ये वीक सक्सेसर का दौर चल रहा है तो 1398 में यू विल फाइंड कि तिमूर का भी इन्वेजन हो जाता है, तिमूर का इन्वेजन आपको देखने को मिलेगा। तो बची कुची जो रीढ़ की हड्डी कसर थी वो भी यहाँ पर खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। एंड 1414 में यू विल फाइंड कि तुगलक डायनेस्टी फाइनली टोटली एंड हो जाएगी, टोटली यहाँ पर एंड हो जाएगी, और फिर सैयद डायनेस्टी यहाँ पर शुरू होगी। ठीक है, जिसके बारे में हम आज थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पर करेंगे। एंड देन सैयद डायनेस्टी के बाद भी यू विल फाइंड दैट लोधीज विल कम इनटू पिक्चर। ठीक है, तो इतना पूरा होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ दोस्तों, मैं आपको ना एक यहाँ पर भारत का नक्शा बना के दिखाऊंगा और थोड़ा आपको पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री क्या थी उस वक्त उसको जरा समझ लीजिए क्या था। ठीक है, फिर उसके बाद ना हम देखो, एक बात जान लो कि इस चैप्टर से मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर से ना बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट मत करिएगा, बट ये है कि हाँ हमारे सिलेबस का पार्ट है तो उसको हम कवर करेंगे, कहानी के कोई पार्ट को हम छोड़ सकते नहीं है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि जो जो डायनेस्टीज आएंगी यहाँ पर, जो अंपायर्स की बात हम कर रहे हैं छोटे छोटे, वो अंपायर्स इंपॉर्टेंट है, उनके कुछ कुछ रूलर्स इंपॉर्टेंट है, और इसको हम इसलिए मिस आउट नहीं कर सकते क्योंकि वही हमारे आगे की कहानियों को फ्रेम करेंगे। ठीक है, सो वी कैन नॉट मिस इट आउट। बट ठीक है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, कुछ हायरार्की पर सवाल आ गया तो वो पता होना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में घुस के एक एक जगह, एक एक लड़ाई, एक एक नदियों का नाम, कि कौन सी बाउंड्री किसके बीच में खिंच गई थी, तो वो सब इतना डिटेल में अभी फिलहाल घुसने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको देखिए बताता हूँ क्या यहाँ पर सिनारियो चल रहा है। ठीक है, जरा देखिएगा सिनारियो को समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस सिनारियो। ठीक है, थोड़ा रफ मैप है, थोड़ा रफ मैप है, ठीक है, थोड़ा रफ मैप है।
ठीक है, चलिए अब जरा गौर करिएगा कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिएगा भाई, दिल्ली यहां पर है, चलिए मान लिया, ठीक है, दिस इज दिल्ली, ठीक है, दिल्ली है ये। और दिल्ली में अब आप देखोगे तो यहां पर यू विल फाइंड, दिल्ली में कौन है, लोधीज आ जाएंगे, लोधीज विल स्टार्ट टू रूल इन दिल्ली, ठीक है, ये बात ठीक है, सैयद हो गए एंड देन लोधीज आ जाएंगे। जब यहाँ पर लोधीज होंगे तो यू विल फाइंड कि इनसे ही लगा एक यहाँ पर टेरिटरी है, इनसे ही लगा एक टेरिटरी होगा यहाँ, ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया जहां पर शर्की डायनेस्टी आएगी, शर्की। और ये कहां रूल कर रही है शर्की डायनेस्टी, ये रूल कर रही है इन द एरियाज ऑफ जौनपुर, इन द एरियाज ऑफ जौनपुर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया सर, दिल्ली सल्तनत और ये कैसे आ गया, बिकॉज दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन कर रहा है, दिल्ली सल्तनत की पावर्स जा रही है, खत्म हो रही है, टूट रही है। लोधीज उसको बाद में थोड़ा सा अक्यूमुलेट करेंगे, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि जब ये तुगलक का टाइम था तभी आप देखोगे जब वीक सक्सेसर है ना, उस वक्त तिमूर का इन्वेजन भी हो गया, चीजें और ज्यादा ब्रेकडाउन हो गई दिल्ली सुल्तानों के लिए। तो ऐसे टाइम पे सैयद वगैरह जब तक हैं तो अब ये धीरे धीरे जो रीजनल किंगडम्स हैं वो यहाँ पर पनपना स्टार्ट होंगे, है ना, वो अपनी पावर्स को असर्ट करेंगे। तो ये बात समझ में आ गया, यहाँ पर जौनपुर का एरिया था और यहाँ शर्की डायनेस्टी थी। अब इनके बीच में हमेशा टसल रहती थी फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया, क्योंकि ये एरिया गंगा वाला एरिया है, गंगा वैली वाला एरिया है, तो अपने आप में ये एरिया बहुत फर्टाइल है एंड दैट इज वाई इसके लिए फाइट रहेगी। ठीक है, अब मैं आता हूं आप तो ईस्टर्न साइड, ठीक है, हमको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी देखना है। यहां पर आपको पता है कि ये जो एरिया है दिस इज द एरिया ऑफ बंगाल, ठीक है ना, ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है आपका बंगाल का, ठीक है, समझते चलिएगा आपको समझ में आ जाएगा बंगाल। अब याद करिए 1204 में बख्तियार खलजी जो है वो बंगाल को इंडिपेंडेंटली स्थापित करता है, याद करिए, है ना, हमने देखा था कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक और याल्दूज और कुबाचा ये सब आते हैं जो स्लेव्स होते हैं, राइट, तो वो अलग अलग जगह से रूल करना शुरू करते हैं और बख्तियार खलजी बंगाल से करता है और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब से बख्तियार खलजी बंगाल का यहाँ पर रूल करता है बख्तियार खलजी, उसके बाद यू विल फाइंड कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर सुल्तान आए बंगाल के अंदर भी, बहुत सारे सुल्तान आए, बहुत सारे सुल्तान गए, लेकिन लास्ट में क्या, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा बख्तियार खलजी ने क्या किया था कि वो सेना डायनेस्टी के जो रूलर थे लक्ष्मण सेन उनको हरा दिया था और फिर उसके बाद अपने यहाँ पर बख्तियार खलजी का ही स्टैब्लिशमेंट कर दिया था उसने अपना, ठीक है। बट अभी जो इस चैप्टर के अंदर लोग पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि इलियास शाही डायनेस्टी स्टैब्लिश की जाती है। कौन सी डायनेस्टी, नोट करिएगा, इलियास शाही डायनेस्टी। मैं सब आपको इसी जगह यहाँ लिखवा रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर के अंदर कंफ्यूजन ना हो। देखो एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, एनसीईआरटी के अंदर 22 पेजेस का है एंड दिस एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के लिए। आप एक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल से बहुत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलियास शाही डायनेस्टी निकल के आती है, ठीक है, और इनके रूलर्स के नाम हम लोग एक दो यहाँ पर देख लेंगे। अब बंगाल जो आप देख रहे हो इसका यहाँ पर टसल नीचे रहा उड़ीसा से था, ठीक है, इधर आप देख रहे हो, इफ यू कैन सी हियर, ये जो है ये उड़ीसा का एरिया है, ठीक है, ये क्या है, ये उड़ीसा का एरिया है, ठीक है, उड़ीसा था यहाँ पर। और उड़ीसा में आप देखोगे तो दो डायनेस्टी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दो डायनेस्टी कौन कौन सी हैं, एक तो आपको मिलेगी इनिशियली इट वाज हियर गंगा डायनेस्टी, यहाँ पर गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी, ठीक है, और फिर उसके बाद गंगा डायनेस्टी पे लगातार बंगाल की तरफ से रेड हुआ करती थी जिसकी वजह से गंगा डायनेस्टी डिक्लाइन हो गया और उसके बाद जो डायनेस्टी आती है दैट इज कॉल्ड एज गजपति डायनेस्टी, दैट इज कॉल्ड एज गजपति डायनेस्टी, ठीक है। तो मैं आपको एक ही जगह सारा क्रक्स दोस्तों यहाँ पर करके दे रहा हूँ इसी वजह से, ताकि आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाए कि इंडिया में चल क्या रहा है। अब देखिए दिल्ली सुल्तान क्या कर रहे हैं यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत क्या कर रहा है, शर्की किंगडम यहाँ पर है, बंगाल ये है, उड़ीसा ये है, अलग अलग अब यहाँ पर पावर्स अपनी जो पावर्स है वो अपनी पावर वो अपने आपको असर्ट कर रही है, अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कर रही है। नाउ सिमिलरली प्लीज सी दिस साइड, ये जो एरिया आप देख रहे हो ये वाला एरिया, ये जो लगा हुआ है बर्मा की तरफ भी जहाँ पर जाएगा, ये एरिया में यू विल फाइंड कि यहाँ पर ये असम है, क्या है ये, असम। और असम से भी आप देखोगे तो दो आपको डायनेस्टी यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी, एक ऑन द वेस्टर्न साइड और एक ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है ना। तो एक अहोम किंगडम आपको मिलेगा, अहोम भी मिलेगा, काफी नाम आपने सुना होगा, ठीक है। और मुगलों का भी यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उनसे कभी आगे जाके होगा। 1565 में आप देखोगे समवेयर अराउंड बैटल ऑफ सराय घाट भी होगी, वो बात की बातें हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आप कंडीशन देखिए, जब दिल्ली सुल्तान है तो इन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंस को यहाँ पर एक तरह से असर्ट किया हुआ है। तो असम भी आपको देखने को मिल रहा है और बंगाल का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बंगाल का कॉन्फ्लिक्ट असम के साथ भी होगा, बंगाल का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर उड़ीसा के साथ भी होगा, यस ऑफ कोर्स बंगाल का कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ भी चलेगा। और आप देखोगे कि बंगाल ने काफी हद तक ये एरिया कैप्चर भी कर लिया था, टिल गोरखपुर का एरिया, बनारस का एरिया, ये पूरा एरिया टिल बंगाल तक आप देखोगे कि इन्होंने बंगाल वालों ने कैप्चर कर लिया था। लेकिन फिर फिरोज शाह तुगलक को कैंपेन करना पड़ा था ताकि इनका ये एरिया थोड़ा छुड़वाया जा सके, अपना एरिया हम वापस कब्जा ले। तो ये टसल बार बार चलती रहेगी, यही स्ट्रगल फॉर एम्पायर चलता रहेगा जो चैप्टर का नाम है।
ये हो गया ऑन द ईस्टर्न साइड, जिसको हमें चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। और इन्हीं के बारे में, इन्हीं के बंगाल में जो इलियास शाही डायनेस्टी आई, इनके अलग अलग रूलर्स के बारे में दिया गया है। कैसे इनका कॉन्फ्लिक्ट उड़ीसा के इन गंगा डायनेस्टी और गजपति से हुआ है वो यहाँ पर दिया गया है, और कैसे इनका कॉन्फ्लिक्ट असम के अहोम किंगडम एंड ऑल दिस से हुआ है ये दिया गया है। तो एक पार्ट ऑफ द चैप्टर तो ये हो गया क्लियर। अब आते हैं ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए मैं वेस्टर्न पार्ट की बात करूंगा तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं तो पता ही है, दिस इज गुजरात। ठीक है ना, ये क्या है, गुजरात है। और यहां पर गुजरात का एक इंपॉर्टेंट रूलर जो हम पढ़ेंगे दैट इज महमूद बेघरा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रूलर होगा, इसके बारे में अहमद शाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर रूलर आएंगे आपके अहमद शाह, महमूद बेघरा, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अब गुजरात का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पर किससे होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेरिटरी भी था, और वो कौन सा है, दैट इज मालवा। दैट इज मालवा। नाउ मालवा की ऐसा कहा जाता था भाई, मालवा आपको पता ही है कि इट इज वेरी चंबल घाटी में आपको ये एरिया पूरा चंबल घाटी वाला मिलेगा, बड़ा ही फर्टाइल एरिया मिलेगा। तो मालवा के लिए बहुत यहाँ लड़ाइयाँ हुआ करती थी। गुजरात भी यहाँ पर मालवा से लड़ता था, क्योंकि मालवा के पास जिसकी चाबी आ गई है ना, जिसने मालवा पे कंट्रोल कर लिया, उसका कंट्रोल बहुत बड़े एरिया पे हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर ही आप देखोगे कि मालवा से लगा हुआ एक टेरिटरी यहाँ पर दैट इज मेवाड़ का एरिया। ठीक है ना, ये वाला आपका मेवाड़ का एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये तीनों जो कंट्रीज, ये तीनों जो पावर्स हैं, गुजरात, मालवा, मेवाड़, ये आपस में भी लड़ेंगी, और ऑफ कोर्स दिल्ली भी जो है वो उन पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हो आप। और मालवा इतना इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे आगे चल के कि कई सारे रूलर्स यू विल फाइंड जो मालवा से आएंगे, हम डिस्कस करेंगे। राणा कुंभा की हम बात करेंगे, राणा सांगा की हम बात करेंगे, महाराणा प्रताप जी की। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स विल बी हियर। ठीक है, ये सब डिस्कशन यहाँ पर जो है वो हो, इनफैक्ट नॉट हियर मेवाड़ की बात जो हम करेंगे तब ये सब हम लोग बातें यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे आइए, पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हाँ, यहाँ पर हम लोग इनके बीच की लड़ाई बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स मेवाड़ की जब बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पर राणा कुंभा की बात करेंगे, हम लोग वहाँ राणा सांगा की बात करेंगे, हम लोग वहाँ पर महाराणा प्रताप सिंह की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑल दीज डिस्कशन यहाँ पर होंगे, बट जितना डिस्कशन यहाँ दिया है हम लोग वही करेंगे। ठीक है, तो यू विल फाइंड ऑफ कोर्स राणा सांगा का अभी बात नहीं होगा, जब बाबर आएगा तब उसकी बात करेंगे कि बाबर के साथ वो लड़ाई वहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो हम उस लड़ाई में डिस्कशन करेंगे वहाँ पर जब होगा। तो राइट नाउ हम यहाँ पर राणा कुंभा की बात करने वाले हैं, मेजरली राणा कुंभा की बात होगी जब हम मेवाड़ का डिस्कशन करेंगे। तो आपस में ये टेरिटरीज भी यहाँ लड़ रही हैं। क्लियर हो गई बात। अब आप साउथ इंडिया की कहानी देखिए, साउथ इंडिया में क्या चल रहा है दोस्तों। साउथ इंडिया की कहानी अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि यार ये वाला एरिया तो विजयनगर एम्पायर का एरिया है ना, ये विजयनगर एम्पायर का एरिया था, और ये वाला एरिया यू विल फाइंड कि ये बहामनी किंगडम का एरिया है। ठीक है, ये बहामनी किंगडम का एरिया था। ठीक है, तो अभी भी आप देखोगे यू विल फाइंड कि हाँ, यहाँ पर भी अब ये दो डायनेस्टी साउथ में चल रही हैं ऑलरेडी। बहामनी किंगडम बाद में जाके 5 स्टेट्स में बढ़ जाएगा, दैट इज अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, बिदार, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग बढ़ जाएगा। एक तो ये हो गया। अब ये वही टाइम है, आप देखोगे कि जब हम यू विल फाइंड कि जब ये लोदीज चल रहे होंगे, तो लोदीज अभी हैं, मतलब जब सैयद भी खत्म हो जाएंगे आगे लोदीज आएंगे, तो यू विल फाइंड कि 1498 में हम यहाँ पर मैं एक छोटा सा लिख देता हूँ कि 1498 में यहाँ पर पोर्चुगीज पहुंच जाएंगे इंडिया। ठीक है, तो पोर्चुगीज का ही भारत में आगमन हो गया, पोर्चुगीज का ही भारत में आगमन हो गया है। तो अगेन ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, गुजरात के लिए भी रहेगा कि पोर्चुगीज आ गए हैं और वो अपने आप को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेंगे इस मालाबार की कोस्ट पे। तो आप समझ सकते हैं कि ये है पॉलिटिकल कंडीशन इंडिया की इस वक्त। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया आपको बताना कि नॉट ओनली दिस, यू विल फाइंड कि इन द नॉर्थ यू विल फाइंड कश्मीर, यहाँ पर भी उसका भी एक डायनेस्टी हमें यहाँ देखने को मिलेगा, कश्मीर में भी एक डायनेस्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये सारी डायनेस्टीज के बारे में जरा सी इंफॉर्मेशन दी गई है। हमें बहुत ज्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि भैया एक बार गुजरात ने ऐसा कर दिया, फिर ऐसा कर दिया इन्होंने, फिर पलट के जवाब दे दिया। तो नीड नॉट टू गो इनटू मच डिटेल्स। ये कुछ मोटी मोटी डायनेस्टीज हैं, उन सबके ही जो रूलर्स के नाम है वो आपको पता होने चाहिए, और कुछ कुछ यहाँ पर कल्चरल चीजें जो आएंगी, कल्चरल डेवलपमेंट हुए हैं, लिटरेचर डेवलपमेंट हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप द चैप्टर का जो क्रक्स है वो आपको समझ में आ गया दोस्तों। इससे बियॉन्ड इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर 20 मिनट का समय निकाल के पूरा चैप्टर क्रक्स कर दिया। ये पूरा एक स्लाइड में इस चैप्टर का पूरा जिस्ट है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बातें जो है वो हुई हैं। क्लियर, देखिए अब ये सब बातें यहाँ पर देखिए, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि ये क्या मैप दिखा रहा है। यू आर फाइंडिंग दिस इज द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ये आप विजयनगर एम्पायर यहाँ देख सकते हैं, ये आपका बहामनी किंगडम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आप देखिए दिस इज द बंगाल वाला पोर्शन। ठीक है, ये बंगाल वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। राइट, ये वाला एरिया देखिए दिस इज मालवा, दिस इज गुजरात वाला एरिया। ठीक है, ये आप देखिए दिल्ली है, जहाँ पर अभी दिल्ली सल्तनत रूल कर रहा है। ये वाला कश्मीर वाला एरिया जो मैंने आपको बताया हुआ है। ये वाला जौनपुर का एरिया है, जहाँ पर अभी शार्की किंगडम रूल कर रही है।
ठीक है, ये आपका शार्की किंगडम रूल कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद यू विल फाइंड अदर राजपूत स्टेट्स हैं, ये खानदेश एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। सो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गई होगी, मैप मैंने आपको बना दिया है। नाउ लेट अस सी यहाँ पर स्लाइड्स में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, ज्यादा कुछ है नहीं और होपफुली आप समझ पाओगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, वीकनेस ऑफ दिल्ली सल्तनत इंक्रीज हो गया कब, जब तिमूर का इन्वेजन होता है 1398 में, जब वो अटैक करता है दिल्ली पे, तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है वो और ज्यादा यहाँ पर क्या वीक होता चला जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत वीक है तो जाहिर सी बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से वीक हुआ, फिरोज शाह तुगलक आए, उसके वीक सक्सेसर थे, सक्सेसर वीक हैं तो तुगलक के जो अदर किंग्स थे वो उनको प्रोविंशियल गवर्नर जो है उसके टाइम पे वो अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू कि जो भी प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, जो भी अदर अदर स्टेट्स हैं, वो अपनी पावर्स को असर्ट करना शुरू करती हैं, ठीक है। देन इन दैट सिनेरियो वी विल सी कि बंगाल टूट जाता है दिल्ली सल्तनत से, सिंध निकल जाता है, मुल्तान निकल जाता है, डेक्कन निकल जाता है, तो ये सब जो है दिल्ली सल्तनत से यहाँ पर अलग हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल फाइंड गुजरात, यू विल फाइंड मालवा, यू विल फाइंड जौनपुर, ये सब भी अलग हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पर मेंशन करी गई है, क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर रीजनल किंगडम्स को देखेंगे। असम हमने आपको बता दिया मैप में कहाँ पर है, उड़ीसा, मेवाड़, कश्मीर, बंगाल, गुजरात, जौनपुर, मालवा, ये सब सारे स्टेट्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आते हैं, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ईस्टर्न इंडिया यानी कि बंगाल के बारे में, असम के बारे में और उड़ीसा के बारे में, ठीक है। सिंपल है यहाँ पर, अब आपको पूरा चैप्टर का जस्ट है, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं ईस्टर्न इंडिया के बारे में, क्लियर है। तो हमारी जो डिस्कशन है अब वो ईस्टर्न इंडिया के बारे में यहाँ पर होगा, ये ईस्टर्न इंडिया के बारे में डिस्कशन होगा। आइए चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या क्या चीजें वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए सबसे पहली चीज तो ये, मैंने आपको स्टार्टिंग से कहानी बताई कि बंगाल जो है वो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, ठीक है। तो बंगाल अक्सर इंडिपेंडेंट हो भी जाता था, ऑफन गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिल्लीज कंट्रोल ड्यू टू डिस्टेंस, क्लाइमेट एंड रिलायंस ऑन द अनफेमिलियर वाटरवेज। तो बंगाल के पास एक ये एडवांटेज था कि भाई वहां का जो जो दूरी है दिल्ली से काफी दूर था, इस वजह से उसके ऊपर कंट्रोल जो है दिल्ली सल्तनत वाले लोग नहीं रख पाते थे। दूसरी बात ये है कि वहां का क्लाइमेट बहुत डिफरेंट था दिल्ली से, एंड दैट इज वाई जो लोग थे वो उसको अडाप्ट नहीं कर पाते थे, जो रूलर्स अगर रेड करने आते भी थे तो उतना अडाप्ट नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। थर्डली इंपॉर्टेंट है कि जो अनफेमिलियर यानी कि बहुत सीक्रेटिव वेज जो है जिसको लेकर बाकी लोग अवेयर नहीं थे, जो दिल्ली बंगाल वाले ही अवेयर थे, वो भी इनके पास यहाँ पर एक एडवांटेज होता है, ठीक है। लेकिन आप फाइनली देखोगे 1338 में बंगाल जो है वो टूट जाता है। 1338 में बंगाल अलग हो जाता है ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक प्री ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो 1338 में यहाँ पर अलग हो गया। अब आपको याद रखना है कि समवेयर अराउंड 1325 के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का रूल शुरू होता है, और मोहम्मद बिन तुगलक का रूल चल ही रहा है, तभी आप देखोगे कि मोहम्मद तुगलक के रूल में बंगाल जो है वो अलग हो गया 1338 के अंदर ही, ठीक है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति था, एक नोबल था जिसका नाम था इलियास खान, एक नोबल था जिसका नाम था इलियास खान। तो इलियास खान क्या करता है कि वो लखनौती जो बंगाल में है कैपिटल है, तो लखनौती को कैप्चर करता है, सुनार गांव को कैप्चर कर लेता है, और उसके बाद वहां पर वो अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर करता है, ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू बी द सुल्तान। तो इलियास खान अपने आप को सुल्तान बनाता है, बताता है शमसुद्दीन इलियास खान, और फिर इस तरह से आप देखोगे तो वो आगे चल के क्या वो इलियास शाही डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट करेगा। नाउ थिंग इज कि जब इस तरह का एक्टिविटी उस नोबल ने किया तो फिरोज शाह तुगलक को रिटेलिएट करना पड़ा था, और इलियास खान एक्सपैंडेड वेस्टवर्ड्स। अब हुआ क्या, देखो इलियास खान ने अपने आप को बंगाल में स्थापित कर दिया एज अ सुल्तान। तो जब उसने स्थापित किया तो अब जाहिर सी बात है कि अब वो बंगाल को एक्सपैंड करेगा, और मैंने आपको बताया कि बनारस से लेकर राइट टिल बंगाल तक है ना, वो पूरा यहाँ पर जो है कैप्चर करके बैठता है। दैट इज वाई फिरोज तुगलक को जो है इसके लिए रिटेलिएट करना पड़ा, है ना, टू कैंपेन अगेंस्ट इलियास खान के खिलाफ फिरोज शाह तुगलक को कैंपेन चलाना पड़ गया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देन फिरोज, अब देखो एक एक करके सारी एक्टिविटीज हैं, एक एक करके स्टेप बताए गए हैं कि फिरोज ने जब कैंपेन शुरू किया, भाई बंगाल जब बंगाल जब कैप्चर हो गया या बंगाल जब अलग हो गया, और इलियास खान ने वहां पर अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया था सुल्तान, और वो अब अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, है ना, वो गोरखपुर बनारस तक अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ऐसे में दिल्ली सुल्तान जो है वो अपोज करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर हुआ भी यही था। अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फिरोज बेसिकली ऑक्यूपाइड पांडुआ। जब पांडुआ को कैप्चर किया तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि इलियास जो है वो एक किला है, इकदल का किला, है ना, क्या बोलते हैं, फोर्सिंग इलियास इनटू इकदल्स फोर्ट्रेस, ठीक है। इकदल फोर्ट्रेस में जाके ये इलियास जो है छुप जाता है, या फिर वहां पर जाके अपने आप को पनाह लेता है, ठीक है। अब 2 महीने की सीज के बाद, 2 महीने यहाँ कब्जा किया रहा, उसके बाद फिरोज जो है वो ल्योर करता है इलियास को आउट बाय फेयरिंग फ्लाइट डिफीटिंग बंगाल फोर्सेस। तो बेसिकली एक तरह से वो यहाँ पर उसको ल्योर करता है, धोखा देता है, धोखा इन द सेंस कि देखो हम चले गए, हम निकल गए यहाँ से, ठीक है, और इलियास खान बाहर निकल के आता है किले से, देन उसके बाद बंगाल फोर्सेस की डिफीट हो जाती है, ठीक है। और इस डिफीट के बाद एक टेरिटरी साइन होती है बंगाल
और दिल्ली सुल्तानों के बीच में, और उसमें कोसी नदी जो है ना उसको बाउंड्री जो है बना दिया जाता है बंगाल और दिल्ली सल्तनत के बीच में। इसके बाद इलियास खान का जो लड़का भी होता है, यू विल फाइंड दैट, है ना। आगे देखिए, डिस्पाइट रेगुलर गिफ्ट्स टू फिरोज, इलियास मेंटेन्ड इंडिपेंडेंस एंड एक्सपैंडेड कंट्रोल टू कामरूप। अब ये जो मॉडर्न असम की बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो बंगाल का सिनेरियो समझ में आ गया। बंगाल जब वेस्टर्न साइड एक्सपैंड कर रहा था तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिटेलिएट किया। अब आगे तो बढ़ नहीं सकते बंगाल इधर की तरफ, वेस्टर्न साइड की तरफ, क्यों? क्योंकि भाई दोनों के बीच में कोसी नदी जो है वो एक यहाँ पर बाउंड्री बन गई है। तो अब यहाँ पर जो इलियास खान है वो ऑन द ईस्टर्न साइड एक्सपैंड करने जा रहा है, और वो अब एक्सपैंड करेगा कामरूप की तरफ, यानी वो एक्सपैंड करेगा किसकी तरफ? असम की तरफ, ठीक है, विद द दिल्ली सपोर्ट। तो अभी दिल्ली का सपोर्ट के साथ कि भाई दिल्ली को एक तरह से बंगाली फोर्सेस हार जाती हैं, तो एक तरह से दिल्ली की फोर्सेस को मदद लेकर वो बंगाल की वो आगे असम की तरफ यहाँ पर एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब देखिए क्या होता है। इलियास शाह ये एक पॉपुलर रूलर था, और चूंकि अब फिरोज तुगलक जो है वो वहां पर कैप्चर करके बैठा होता है, बंगाल पर उसने अपना कंट्रोल स्थापित किया होता है, वो भले ही पांडुआ को कैप्चर कर चुका होता है। ये जो पांडुआ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ये जो ऑक्यूपाई कर लिया था पांडुआ को, जो कैपिटल रही है, तो उसको भले ही ऑक्यूपाई कर लिया, लेकिन फिर भी वहां के लोग जो है वो फिरोज तुगलक को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो इलियास शाह की थी, और अल्टीमेटली यहाँ पर फिरोज तुगलक को जो है वो छोड़ना पड़ गया। तो फिरोज तुगलक अटेम्प्ट टू विन पांडुआज इनहेबिटेंट्स विद लैंड ग्रांट्स फेल्ड। तो वो क्या कर रहा था फिरोज तुगलक कि भाई यहाँ के लोगों को जीत लिया जाए, उनके दिल को खुश किया जाए, कैसे? कि उनको हम लोग लैंड ग्रांट्स करते हैं, ठीक है। और ये नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज अल्टीमेटली फिरोज तुगलक जितना भी कोशिश कर रहा था कि इनको लैंड ग्रांट्स कर दी जाए, कुछ भी कर दिया जाए, बट इलियास शाह की जो पॉपुलैरिटी थी उसके आगे फिरोज तुगलक कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाया था, ठीक है। फिरोज ने बंगाल को इन्वेड किया अगेन आफ्टर इलियास डेथ। जब इलियास शाह की डेथ हो गई तो फिर कोशिश किया फिरोज शाह ने कि चलो अब यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, है ना। जो इलियास शाह का लड़का था उसने भी यही काम किया। सिकंदर शाह के जब ऊपर अटैक हुआ तो सिकंदर भी जाके एकदल के फोर्ट में जाके छुप जाता है। सो सिकंदर एम्यूलेटेड हिज फादर्स टैक्टिक्स, उसने भी अपने बाप की इलियास शाह की टैक्टिक्स को यहाँ पर अप्लाई किया, रिट्रीटिंग टू एकदल फोर्ट। वो भी एकदल के फोर्ट में चला गया, फिरोज जो है वो फिर से फेल कर गया, वो फिर से कैप्चर नहीं कर पाया, अल्टीमेटली फिरोज तुगलक को रिट्रीट करना पड़ गया। तो ये तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट था जो हमने डिस्कस किया अबाउट द दिल्ली सुल्तान और बंगाल के बीच में जो चल रहा था। नाउ बंगाल रिमेन अनटच फॉर अबाउट 200 साल तक बंगाल पे किसी ने टच नहीं किया आफ्टर फिरोज रिट्रीट। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद 200 साल निकल गए और बंगाल पे किसी ने कुछ भी यहाँ पर कोशिश नहीं किया कि उस पर कुछ भी यहाँ पर टच किया जाए एक्सेट्रा। फाइनली फिर आप देखोगे आफ्टर 1338 के बाद मुगल्स ने इन्वेड किया है दिल्ली बंगाल को जाके 1538 में, राइट, एंडिंग द पीरियड ऑफ पीस। तो याद करिए जब मैंने आपको बताया 1338 में यू विल फाइंड क्या होता है, बंगाल अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है ना। और जब बंगाल इंडिपेंडेंट हुआ तो दिल्ली सल्तनत के साथ बंगाल की क्या हो गई, एक यहाँ पर डील हो गई जिसके तहत कोसी को बाउंड्री बना दिया गया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत ने कई बार कोशिश करी कि कैप्चर कर लिया जाए बंगाल को, लेकिन वो फेल नहीं हुआ। फिरोज शाह तुगलक भी फेल कर गया, नहीं कर पाया, तो अल्टीमेटली फिर छोड़ दिया गया। 200 साल तक फिर कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। फिर फाइनली 1538 की बात आएगी। याद करिए, जब अभी याद के अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन आपने सुना होगा कि हुमायूं जो है फिर वो जाता है बंगाल, उसे खबर मिलती है कि वहां पर शेर शाह सूरी है, और बंगाल जब हुमायूं पहुंचता है तो एक्चुअली वहां पर बंगाल में देखता है कि उसको हर तरफ डांसर्स और नाचने वाले लोग दिखते हैं, हर तरफ उसको वहां पर, क्योंकि ये इंतजाम जो है शेर शाह सूरी कर देता है। शेर शाह सूरी को पता है कि हुमायूं की क्या कमजोरियां हैं, और उसको पता है कि हुमायूं को नाचने वाली बहुत पसंद है, उसको पता है कि हुमायूं को पूरा नशे वशे करना बहुत पसंद है। तो शेरशाह सूरी वहां पर बंगाल में था, हुमायूं को पता चला, हुमायूं पीछे गया, बंगाल तक गया उसको चेस करते हुए। हुमायूं वहां पहुंचा, हुमायूं ने देखा कि अरे यार यहाँ पर तो गजब एकदम डांसर्स और नाचने वाले और ड्रग सब चल रहा है। वो बहुत खुश हुआ वहां पर जाके, और भूल गया कि वो बंगाल आया क्यों, और इतना खुश हुआ कि ऐसा एक स्टोरीज ऐसी थ्योरीज भी हैं जो कहती है कि उसने वहां का नाम जन्नताबाद भी रख दिया था, कि जन्नत है यहाँ पर, जन्नताबाद भी रख दिया था। बट एनीवे इन सब चीज़ों कहानियों को हम बाद में देखेंगे, लेकिन कुल मिला के ये फिर ये 200 साल के बाद ही यहाँ पर मुगल का जो इंटरवेंशन है वो होता है। और जब मुगल इंटरवेंशन होगा तब बंगाल का जो राजा था उस वक्त, है ना, फिर यहाँ पर समझ में आया कि ये ट्रीटी जो पीस था वो जहाँ पर टूटता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग देखेंगे आगे चल के, राइट। तो बंगाल सॉ वेरियस डायनेस्टीज लाइक शेर शाह इन 1538। तो 1538 में आप देखोगे शेरशाह डायनेस्टी आती है, सुर डायनेस्टी आती है। इनफैक्ट शेरशाह सूरी के बड़े एक मेजर रूलर भी होंगे, आगे चल के हम लोग देखेंगे, मुगल को पढ़ेंगे तो वहां पर बंगाल के ऊपर भी उस पर अच्छा कैप्चर करके रखेगा। लेकिन उसी वक्त आप देखोगे हुमायूं का फिर ये हुमायूं जो है चेस करता हुआ शेरशाह सूरी की तरफ जाएगा। तो डिस्पाइट द चेंजेस द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड। लोगों की जिंदगी बंगाल में नॉर्मल तरीके से चलती जा रही थी। नाउ यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट नाम जो आता है दैट इज इन द इलियास शाही डायनेस्टी, वो आता है गयासुद्दीन आजम शाह का। ठीक है, अब इनकी कहानी में क्या है, कुछ नहीं, बस नाम याद रखिएगा। पहले चीज तो ये कि गयासुद्दीन आजम शाह ये आपका इलियास शाही डायनेस्टी जो आप पढ़ रहे हैं, तो इलियास शाही डायनेस्टी के एक नोटेबल रूलर हैं।
ठीक है, नाम क्या है इनका, गयासुद्दीन आजम शाह। नाउ इनका जो जो ही वाज वेरी मच नोन फॉर द कमिटमेंट टू जस्टिस, ये इंसाफ बहुत करते हैं, जस्टिस बहुत देते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे कि ये भी कहा था कि गलती से इन्होंने यहाँ पर एक विडो के लड़के को मार दिया था, है ना, ही एक्सीडेंटली कॉज्ड द डेथ ऑफ अ विडो सन, और इसलिए यहाँ पर फिर उसके बाद क्या किया, ही पेड अ वेरी हैवी फाइन फॉर दैट, है ना। तो बेसिकली उसने यहाँ पर जो भी ह्यूमिलिटी कर दी थी विडो के सन के साथ, उसके बाद उसने अपनी गलती को लेकर उसने एक हैवी फाइन भी पे किया, विच शोज कि वो कितना जस्टिस को यहाँ पर जो है वो शो करता था, ठीक है। नाउ ही मेंटेन्ड अ वेरी क्लोज टाइज विद हुम, तो ग्यास यहाँ पर गयासुद्दीन आजम शाह का टाइज जो है बड़ा एक यहाँ पर हाफिज ऑफ शिराज, ये एक पोएट था, ठीक है, पर्शियन पोएट, उसके साथ बड़े अच्छे यहाँ पर रिलेशंस जो हैं वो रखता है गयासुद्दीन आजम शाह, यानी कि एक अच्छा वो कंट्रीब्यूट या एक अच्छा इंटरेस्ट जो शो करता है गयासुद्दीन आजम शाह का इंटरेस्ट लिटरेचर के अंदर भी यहाँ पर था, ठीक है। उसके यहाँ पर अच्छे रिलेशंस थे पर्शिया के पोएट, जिसका नाम है हाफिज ऑफ शिराज, उसको बोला करते थे, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर चाइना के साथ भी गयासुद्दीन आजम शाह के अच्छे कनेक्शंस हुआ करते थे। हम बात ही कर रहे हैं बंगाल की, बंगाल के राजा की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इलियास शाह जो है वो इसका फाउंडर हो गया एक तरीके से। उसके बाद आप देखोगे कि एक इंपॉर्टेंट नोटेबल रूलर वाज गयासुद्दीन आजम शाह, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो चाइना के साथ अच्छे रिलेशन है, चाइना के साथ एनवॉय एम्परर सब भेज रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स। अब इसी के टाइम पे आप देखोगे बंगाल काफी फ्लरिश कर रहा है, वाई, बिकॉज बंगाल के पास कुछ पोर्ट्स हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट पोर्ट आप देखोगे तो वो निकल के आता है चिटागोंग पोर्ट, राइट। चिटागोंग पोर्ट से काफी इंपॉर्टेंट ट्रेड चल रहा है, चिटागोंग पोर्ट से काफी एनवॉयज भेजे जाते हैं चाइना के लिए, तो चाइना के साथ अच्छा ट्रेड चल रहा है, चाइना के साथ हमारे टाइज काफी बेहतरीन हो गए हैं, बंगाल का ओवरसीज ट्रेड बड़ा जबरदस्त चल रहा है, एंड दैट इज वाई यू विल फाइंड कि बंगाल यहाँ पर काफी ज्यादा स्प्रेड होता है, बंगाल काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सो ये जो कोलैबोरेशन हुआ सजेस्टेड द परसिस्टेंस ऑफ बुद्धिज्म इन बंगाल एंड कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ ओवरसीज ट्रेड। कुल मिला के ये है, कुल मिला के कि बंगाल में ओवरसीज ट्रेड होता है, बंगाल का बुद्धिज्म काफी डेवलप होता है क्योंकि चाइना के साथ उनका कनेक्शन डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि बीच में आप देखोगे ब्रीफ टाइम के लिए हिंदू रूल जो है अंडर राजा गणेश अकर कर शुरू होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। एक छोटा सा पीरियड है जब आपको हिंदू रूल देखने को मिलेगा। उनका लड़का भी आप देखोगे यहाँ पर राजा गणेश सन्स ऑप्टेड फॉर मुस्लिम रूल, लेकिन उसने मुस्लिम रूल को ऑप्ट कर लिया डिस्पाइट देयर हिंदू हेरिटेज। हिंदू हेरिटेज होने के बाद भी राजा गणेश जो कि एक हिंदू रूलर थे वो कुछ टाइम के लिए रूल करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका लड़का जो था वो मुस्लिम रूल को यहाँ पर मुस्लिम रूल को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और वो हिंदू हेरिटेज था, उसके बाद भी उस मुस्लिम रूल को जो है वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाता है। नाउ कल्चरल चीजों की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप इन दोनों पिक्चर से देख पा रहे होंगे कि रेड चीजों से, रेड ब्रिक से यहाँ पर चीजें बनी हुई है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो स्टोन एंड ब्रिक से यहाँ पर बनाई गई है। स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, दैट इज रेड कलर से बनाई गई है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि जो एग्रीकल्चर जो आपका आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज है वो रेड कलर के ब्रिक से यहाँ पर हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा सुल्तान सपोर्टेड बंगाली लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज को भी यहाँ सुल्तान जो थे वो यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे, यानी सुल्तान ऑफ बंगाल जो है वो बंगाली लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे पता है? क्योंकि एक पोएट है जिनका नाम है मालधर बसु, ठीक है। मालधर बसु जो है वो काफी पैटर्नेज रिसीव करते हैं और इनको टाइटल दिया जाता है गुणराज का, गुणराज खान का टाइटल जो है इनको मिलता है। तो सुल्तान सपोर्टेड द बंगाली लैंग्वेज विद पोएट मालधर बासु रिसीविंग पैटर्नेज एंड द टाइटल गुणराज खान। तो अगेन देखो, अगेन फैक्ट हैं, इन फैक्ट्स को जस्ट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक ये फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या बंगाल में अगर हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो आर्किटेक्चर में कई सारी चीजें बंगाल में बनाई गई। जैसे हम लोग पांडुआ की बात करेंगे, ठीक है। पांडुआ में आप देखोगे बंगाल सुल्तान्स एम्बेलिश्ड पांडुआ एंड गौर, ये दो आप जगह जरूर याद रखिएगा, विद मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स, बहुत मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई गई थी और इनका स्टाइल एकदम यूनिक था, दिल्ली सल्तनत जैसा स्टाइल नहीं था, इनका एकदम यूनिक स्टाइल यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद जो रूल आता है गयासुद्दीन आजम शाह के बाद, वो आता है अलाउद्दीन हुसैन का, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन हुसैन का रूल आता है 1493 से लेकर 1519 तक का रूल यहाँ पर होता है अलाउद्दीन हुसैन का। अलाउद्दीन हुसैन के टाइम में आप देखिए बंगाली लैंग्वेज का और ज्यादा ग्रोथ हुआ है यहाँ पर, राइट। एंड फेमस राइटर्स थ्राइव्ड ड्यूरिंग दिस रेन, और बहुत सारे राइटर्स जो है थ्राइव करते हैं। तो कुल मिला के पहला हमने इलियास शाही डायनेस्टी का देखा, इलियास खान को देखा, फिर हमने गयासुद्दीन आजम शाह को देखा, फिर मैंने बताया कि बीच में एक हिंदू रूल छोटे टाइम के लिए आया था, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यू विल फाइंड अलाउद्दीन हुसैन का रूल आता है, ठीक है। एंड देन लास्ट एक और बचा हुआ है, अभी हम और देखते हैं अलाउद्दीन हुसैन के टाइम पे क्या। अब देखो अलाउद्दीन हुसैन के टाइम का जो रूल है ना, उसको आप इस चित्र से देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि अलाउद्दीन हुसैन के टाइम में करेंसी सिस्टम भी आपको प्रॉपर दिख रहा है, और उस पर भी आपको देखो क्या क्या है। अलाउद्दीन हुसैन रिस्टोर्ड लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर इन्होंने
रिस्टोर किया, पहला इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है अलाउद्दीन हुसैन का आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसने काफी लिबरल पॉलिसीज को यहाँ पर अडॉप्ट किया था। लिबरल पॉलिसी का मतलब क्या है कि उसने हिंदूज को अपॉइंट किया था हाई ऑफिसर्स के। एग्जाम्पल कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन यू से हिंदूज को अपॉइंट किया था, इफ यू सी यहाँ पर अगर आप देखिए कि टैलेंटेड हिंदूज यहाँ पर थे, मास्टर ऑफ द मिंट जो इन कॉइन्स की मिंटिंग कर रहे हैं, वजीर, चीफ फिजिशियन एंड चीफ ऑफ द बॉडीगार्ड एंड मास्टर ऑफ द मिंट वे टैलेंटेड हिंदूज। तो हिंदूज को कई जगह यहां पर अपॉइंट किया गया था। एग्जाम्पल देख लीजिए, रिनोन्ड वैष्णव, रूपा एंड सनातन हेल्ड हाई पोस्ट विद वन सर्विंग एज द सुल्तान प्राइवेट सेक्रेटरी। उनमें से एक जो सुल्तान का प्राइवेट सेक्रेटरी भी यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि शोड ग्रेट रिस्पेक्ट टू द फेमस हु वैष्णवाइट सेंट दैट इज चैतन्य को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पर इन अलाउद्दीन हुसैन जो है वो दिया करता था। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन हुसैन के यहाँ पर 3-4 पॉइंटर्स हैं। आप अपने कॉपी में इन 3-4 पॉइंटर्स को लिख सकते हैं कि भैया अलाउद्दीन हुसैन के टाइम पे एक लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कि भाई लिबरल पॉलिसी को यहाँ पर फॉलो करता था, एक पॉइंट ये आप मेंशन कर सकते हो। हाउ कैन वी से लिबरल पॉलिसी, क्योंकि वो हिंदूज को हाई ऑफिसर्स पे अपॉइंट करता था। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हो कि वजीर को, चीफ फिजिशियन जो है या चीफ ऑफ द बॉडीगार्ड एंड ऑल दिस पीपल जो है वो टैलेंटेड हिंदूज हुआ करते थे। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए वैष्णव, रूपा एंड सनातन जो है इनको हाई पोस्ट दे रखी थी, सुल्तान के प्राइवेट सेक्रेटरी भी हुआ करते थे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर चैतन्य जो यहाँ पर वैष्णव सेंट थे उनको काफी रिस्पेक्ट यहाँ पर दी जाती थी। क्लियर है। देन ये तो आपका हो गया जो बंगाल का एक कहानी, जो बंगाली कहानी थी वो हमने डिस्कस करी। अब बात करते हैं बंगाल के ईस्टर्न फ्रंटियर की और बंगाल का वेस्टर्न फ्रंटियर। पहले हम ईस्टर्न फ्रंटियर की बात करेंगे अगर हम बंगाल के ईस्टर्न फ्रंटियर की बात करेंगे तो वो अहोम किंगडम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उसके वेस्टर्न फ्रंटियर की बात करेंगे तो हम लोग बात उड़ीसा की कर रहे होंगे। पहले यहाँ पर बात अहोम किंगडम की करते हैं। देखिए 2 इंपॉर्टेंट किंगडम्स मैंने आपको बताए अहोम में थे, कौन कौन से, एक आपको मिलेगा देखिए मैं बता देता हूँ, एक आपको मिलेगा कमाटा जिसको हम लोग कामरू कहते हैं, यही से कामरूप बनेगा बाद में। और फिर दूसरा होगा आपका क्या, अहोम, दूसरा होगा अहोम्स। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या ये पूरा कहानी बताया गया है अहोम्स का कि स्टार्टिंग में देखिए जब मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी था, जब इसका टाइम था और उसने बंगाल के ऊपर अपना यहाँ पर कब्जा स्थापित किया था, तो तब से ये कोशिश कर रहा था कि हम ब्रह्मपुत्र वैली पे अपना कब्जा यहाँ पर जमाएं। यानी कि तब से ही बंगाल का ये ऑब्जेक्टिव था कि असम को वो अपने कंट्रोल में यहाँ पर कर ले। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सक्सेसिव डिजास्टर्स हुए, डिफीट्स हो गई, बंगाल जो है इनको कैप्चर नहीं कर पाया। बिकॉज अपने आप में ये अहोम किंगडम बहुत ही पावरफुल किंगडम्स हुआ करते थे। इनफैक्ट मुगलों को भी धूल चटाई थी अहोम किंगडम में। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर नाम जो है वो आएगा और वो नाम आता है अहोम कमांडर का जिसका नाम था लचित बोरफुकान। ठीक है, नाम क्या आएगा, लचित बोरफुकान उनका नाम आएगा। ठीक है, और उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी दैट इज बैटल ऑफ सरायघाट, बैटल ऑफ सरायघाट। और इस बैटल में मुगल्स को यहाँ पर मार भगाया था। ठीक है, मुगल्स को मार भगाया था किसने, अहोम्स ने। तो ये 2 तरह के यहाँ पर किंगडम्स आपको मिलेंगे, एक आपको मिलेगा कमाटा दैट इज वन इज बेसिकली कामरू और दूसरा आपको मिलेगा अहोम। ठीक है ना, दूसरा आपको मिलेगा अहोम किंगडम। तो ये 2 चीज यहाँ पर आपको मिलेंगी। क्लियर है, तो अहोम किंगडम एंड कमाटा। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गया। सो आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दिस। इंपॉर्टेंट क्या है, ओवर द टाइम क्या हुआ, दे बिकेम हिंदुआइज्ड कंट्रीब्यूटिंग टू द नेमिंग ऑफ रीजन एज असम। और धीरे धीरे क्या हुआ, इनका हिंदुआइजेशन जो है यहाँ पर हो जाता है, किसका, अहोम्स का। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है बंगाल के ईस्टर्न एम्बिशन में और क्या हुआ। अब इलियास शाह जब था, जब ये हमने बख्तियार खलजी का बात तो देख लिया, बख्तियार खलजी के टाइम में क्या हुआ, लेकिन जब इलियास शाह यहाँ पर गद्दी बैठा, यहाँ पर इलियास शाह ने स्टैब्लिश किया 1338 में अलग होके, तो उसने कमाटा को इन्वेट किया। देखिए ठीक है, अब वही कमाटा जो मैं आपको बताया 2 किंगडम मिलेंगे, कमाटा और अहोम। तो उसने कमाटा को इन्वेट किया और वो गुवाहाटी तक पहुंच गया, बट कुडेंट मेंटेन द कंट्रोल, और कंट्रोल नहीं कर पाया, वापस आया। इसलिए आप देखोगे तो रिवर कारोत्या जो है वो एक तरह से बाउंड्री एक्सेप्ट कर ली गई बंगाल और यहाँ पर जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, कमाटा वाला एरिया, उसके बीच की बाउंड्री को किसको एक्सेप्ट कर लिया गया, रिवर कारोत्या। अब देखो अगेन मैं बोलूंगा ना, ये बहुत ही माइनर फैक्ट है, बहुत ही माइनर फैक्ट है, आई रियली डोंट एक्सपेक्ट राइट नाउ कि आपको यूपीएससी पे सवाल पूछ लेगा, बहुत ही ज्यादा माइनर है। बट अगर ठीक है, यू नेवर नो, पूछता भी है तो भी यार इतना माइनर फैक्ट को याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि इतने सारे आपके पास चीजें हैं याद रखने को, तो इतना माइनर फैक्ट याद हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट और ऐसे सवाल फिर कोई नहीं कर पाएगा। बट हाँ, ये एनसीईआरटी का पार्ट है, इफ यू गो फॉर इट मल्टीपल टाइम्स आप इसको पढ़ोगे तो डेफिनेट सी बात है कि आप इसको थोड़ा बहुत रिकलेक्ट कर पाओगे दिमाग में। हाँ, ये जो लड़ाई हुई थी जब इलियास शाह ने अटैक किया था अहोम के ऊपर, ठीक है, कमाटा के ऊपर जब उसने चढ़ाई करी थी, तो वह उसमें जीत पाया नहीं था और दोनों के बीच की जो बाउंड्री है वो रिवर करोत्या जो है वो डिसाइड कर ली गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए सक्सेसर्स रेड्स इनटू कमाटा डिडंट ऑल्टर द सिचुएशन एट ऑल। इसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि रुक गए हों, इवन बाउंड्री डिसाइड हो गई, इसके बाद भी हम देखेंगे कि सक्सेसफुली आप सक्सेसर जो होते हैं वो फिर भी रेड करते हैं कमाटा के ऊपर, लेकिन कोई सक्सेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है।
है ना। कमाटा रूलर्स ग्रेजुअली रिक्लेम्ड एरियाज ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ कारोत्या, और लगातार कमाटा जो है, जो रूलर्स के ऊपर अभी यहाँ पर चढ़ाई करी थी इलियास शाह ने, वो अपने और भी एरियाज को जो इलियास शाह डायनेस्टी के थे उनको वो और रिक्लेम करते चले जा रहे थे जो उनके हाथ से निकले थे, ठीक है। तो इवन ऑन द बैंक ऑफ कारोत्या, कारोत्या रिवर के इस साइड आके वो अपने टेरिटरीज को फिर भी क्या रिकैप्चर यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। तो कमाटा रूलर्स कॉन्फ्लिक्ट विद बंगाल एंड विद अहोम्स लेड टू द डाउनफॉल, और अल्टीमेटली क्या होता है कि आप देखोगे कि कमाटा का यहाँ पर जो जो यहाँ लड़ाई चलेगी, ठीक है, यू विल फाइंड कि यहाँ पर यू विल फाइंड इन दिस एरिया कमाटा यू विल फाइंड, और ऊपर यू विल फाइंड अहोम, ठीक है। तो चूंकि इनकी लड़ाई आप देखोगे कि यहाँ पर भी चल रही है, इन द एरिया ऑफ बंगाल भी चल रही है, इन द एरिया ऑफ बंगाल से भी चल रही है, ठीक है, बंगाल से भी चल रही है और ऊपर भी चल रही है। बिकॉज ऑफ दिस यू विल फाइंड कि कमाटा का डाउनफॉल जो है वो यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस कमाटा का डाउनफॉल देखने को मिलता है। क्लियर है? आई होप यहाँ पर बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। हम क्या देख रहे थे, राइट। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह बैक्ड बाय अहोम्स डिस्ट्रॉयड कमातपुर एनेक्सिंग द किंगडम टू दी बंगाल। तो यहाँ पर फाइनली क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन हुसैन जब आया, गद्दी बैठा, अलाउद्दीन हुसैन शाह जब गद्दी बैठा तो उसको अहोम्स बैक कर रहे थे, यानी कि अहोम्स जो ऊपर के साइड पे थे और बंगाल नीचे के साइड पे था, इन दोनों बैक किया और बीच में जो कमातपुरा है डिस्ट्रॉय कर दिया, इनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, एनेक्सिंग द किंगडम टू दी बंगाल। तो कुल मिला के यहाँ पर जो कहानी है वो यही हुआ कि बंगाल, और बंगाल को यहाँ बंगाल का राजा कौन, अलाउद्दीन हुसैन हो गया, ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह हो गया और उधर अहोम्स हो गए। तो इनके सपोर्ट से दोनों तरफ से यहाँ पर चढ़ाई हुई और कमाता को जो है यहाँ पर कमातपुरा को यहाँ पर डिफीट कर दिया गया, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। नाउ अब क्या हुआ, अहोम का रेजिस्टेंस शुरू होता है, ठीक है, अहोम के साथ भी कुछ ना कुछ होगा, राइट। अब यहाँ पर इनका हिंदुआइजेशन होगा कैसे, देखिए सब्सिक्वेंट अटैक्स अब शुरू होते हैं किस पे, ऑन अहोम किंगडम, पॉसिबली बाय नुसरत शाह वेर अनसक्सेसफुल। तो जैसे हमने देखा ग्यासुद्दीन आजम शाह आया, फिर उसके बाद हमने देखा अलाउद्दीन हुसैन शाह आया, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नुसरत शाह इज कमिंग। और इन सबसे ऊपर तो आपको पता है कि इलियास जो शाही डायनेस्टी है, इलियास खान शाही डायनेस्टी, वो भी यहाँ पर पहले से था ही। क्लियर है? तो आई होप ये कुछ आपको हायरार्कीज या फिर कुछ रूलर्स के नाम इसको थोड़ा बहुत नोट्स में लिख लीजिएगा, यही चीज़ें आपसे पूछेगा। ये सब इतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि एक बार अटैक किया फिर क्या हुआ एंड ऑल दिस थिंग्स, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, सब्सिक्वेंट अटैक्स हो रहे हैं अहोम किंगडम पे। अब अहोम किंगडम पे दिल्ली सल्तनत बंगाल वाले लोग जो है अटैक कर रहे हैं, ठीक है, और नुसरत शाह के अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हुए, यानी कि नहीं हुआ। अब ध्यान रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूलर है ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली अंडर, ये इसका नाम याद रखिएगा, सुहुंग मुंग रजिस्टर्ड द मुस्लिम अटैक्स एंड एक्सपैंडेड इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पर आपको अहोम का एक इंपॉर्टेंट राजा दिख रहा है, एक इंपॉर्टेंट लीडर दिख रहा है, इसका नाम है शुहुंग मुंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। बाद में इन्होंने अपना नाम जो है क्या स्वर्ग नारायण यहाँ पर कर लिया था, ठीक है, बाद में नाम जो है चेंज होकर स्वर्ग नारायण हो गया था, किसका, शुहुंग मुंग का। और ये कैसे, हिंदुआइजेशन जब हो गया था तो नाम क्या हो गया, स्वर्ग नारायण विल बी द नेम, ठीक है। तो वैष्णवाइट रिफॉर्मर थे जिनका नाम है शंकरदेवा, ठीक है, जब ये इमर्ज होते हैं तो ऑफकोर्स इनके इमर्जेंस के बाद ही ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो हिंदुआइजेशन हुआ यहाँ पर किसका, शुहुंग मुंग का, ठीक है। और वो क्या करता है, वो अपना नाम, उसका नाम चेंज होकर स्वर्ग नारायण यहाँ पर हो जाता है। क्लियर? तो ये सब चीजें होती हैं, वैष्णविज्म का यहाँ पर स्प्रेड होता है एंड ऑल दीज थिंग्स। बंगाल सुल्तान जो है एम टू कंट्रोल चिटागोंग एंड पार्ट ऑफ अराकन, राइट, ठीक है। सुल्तान हुसैन शाह कॉन्कर्ड चिटागोंग फ्रॉम द अराकन किंग एंड त्रिपुरा फ्रॉम इट्स रूलर्स। तो कुछ एरियाज हैं, नाम बहुत याद करना जरूरी नहीं है, इट्स वेरी 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 माइन्यूट, सो डोंट नीड टू गो इनटू दैट राइट नाउ। यहाँ पर समझ में आ गया कि अहोम का भी रेजिस्टेंस होता है। अहोम के यहाँ पर राजा, उसका नाम ध्यान रखना है, सुहुंग मुंग उसका नाम है, ठीक है। वो रजिस्ट करता है यहाँ पर मुस्लिम्स के जो अटैक होते हैं। मुस्लिम्स का अटैक का मतलब क्या, बंगाल सुल्तान का जो अटैक हो रहा है। मुस्लिम्स का अटैक मतलब क्या, बंगाल सुल्तानों का जो अटैक हो रहा है, वो मुसलमान थे, है ना, इनका जो अटैक हो रहा है, यू कैन सी उसके अटैक को यहाँ पर जो है वो क्या किया है, रजिस्ट किया हुआ है। क्लियर? नाउ बंगाल कन्फ्रंटेशन विद उड़ीसा। अभी तो हमने कहानी देखी थी, वो असम की देख ली ऊपर साइड पे, हमने कहानी देख ली कि ऐसे दिल्ली के साथ क्या चल रहा था, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि बंगाल का कन्फ्रंटेशन उड़ीसा के साथ कैसे हुआ। और मैंने आपको बताया कि उड़ीसा में बेसिकली दो डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक डायनेस्टी आपको मिलेगी स्टार्टिंग में, गंगा रूलर्स थे, गंगा रूलर्स हुआ करते थे, और बाद में यू विल फाइंड कि यहीं पर आपको देखने को मिलेगा गजपति रूलर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप इस वाले आई थिंक इस वाले स्लाइड में नहीं है, बट समझ लीजिए यहाँ पर बंगाली कांग्रेस की बात करेंगे उड़ीसा की, तो दो तरह की डायनेस्टी आपको मिलेगी। इनिशियली मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गंगा रूलर्स हुआ करेंगे और उसके बाद यू विल फाइंड गजपति डायनेस्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आइए कि करके देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या, समझते हैं। होता कुछ ऐसा है कि गंगा डायनेस्टी जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा इन्वेजन होते हैं बंगाल के, ठीक है। और बंगाल के लगातार कंटिन्यूस इन्वेजन की वजह से गंगा डायनेस्टी जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है और उसका डाउनफॉल हो जाता है। इस पर्टिकुलर स्लाइड पे यही बात आपको मेंशन करी गई है और इस पर कुछ लिखा नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट्स हैं यहाँ पर। देखिए, ड्यूरिंग द सल्तनत रूल इन बंगाल, जब बंगाल में सल्तनत का रूल चल रहा है तो गंगा रूलर्स ऑफ उड़ीसा रेडेड। अब गंगा रूलर्स ऑफ उड़ीसा जो है देखो
वो रेड कर रहे हैं, यानी गंगा रूलर्स आर रेडिंग राधा, दैट इज साउथ बंगाल को रेड कर रहे हैं। एंड अटेम्प्टेड टू कॉन्कर लखनौती, और वो चाह रहे हैं कि भाई हम लखनौती को कैप्चर कर लें। इसका रिटेलिएशन डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बंगाल की तरफ से देखने को मिला भी। इलियास शाह ने शुरू किया अपना यहाँ पर रेडेड जाजनगर को रेड किया इन उड़ीसा, ठीक है, उसको यहाँ पर कैप्चर किया। ओवरकमिंग ऑपोजिशन ही रीच चिल्का तक पहुंच गया, चिल्का लेक तक पहुंच गया कौन, इलियास शाह, एंड रिटर्न विद अ रिच बूटी इंक्लूडिंग एलिफेंट्स। और ये सब चीजें वॉर से जीतते हुए वापस लेके वो आता है, हाथी और भी बहुत सारी वॉर बूटीज जो जीता वो सब लेके इलियास शाह वापस बंगाल पहुंचता है, ठीक है। फिरोज तुगलक बेसिकली इन 1360 रेडेड उड़ीसा व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम हिज बंगाल कैंपेन। अब ये भी एक चीज होता है, लीजिए ये तो चल ही रहा था, लेकिन फिरोज तुगलक भी जो है बंगाल की तरफ जाता है, बंगाल में जो कोशिशें करता है, ठीक है, कई जगह आप देखोगे अनसक्सेसफुल होता है। तो वो, अब जाहिर सी बात है, इतना आप कैंपेन करने गए थे बंगाल, और बंगाल में आप अगर कैंपेन किया और आपको कुछ मिला नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त इतना पैसा तो होता नहीं था, तो आप इस आर्मी को पैसा कैसे दोगे, इतना तो आपने लड़वा दिया उसको जाके, है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर आर्मी को आप पेमेंट नहीं करोगे तो अगली बार आर्मी आपकी लड़ेगी नहीं। इसलिए हमेशा देखोगे कि वॉर के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता था कि जब भी लड़ाई होती है तो कुछ हमें वॉर बूटीज को इकट्ठा करना है, कुछ हमें लूट पाट करनी है, वही चीज़ों को हम लोग फिर अपने सोल्जर्स को देंगे ताकि वो लोग कुछ देर शांति से रहें। तो अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि फिरोज तुगलक का जब यहाँ पर रेड हुआ 1360 में, उड़ीसा में रेड हुआ वाइल रिटर्निंग फ्रॉम हिज बंगाल कैंपेन, ठीक है। सो ऑक्यूपाइड द कैपिटल, अब ये कैपिटल को ऑक्यूपाई कर लेता है कौन, ठीक है, फिरोज तुगलक है, ठीक है। मैसेक्योर्ड मैनी एंड डिसेक्रेटेड द जगन्नाथ टेम्पल, तो ये भी यहाँ पर हुआ, जगन्नाथ टेम्पल को यहाँ पर उसने क्या किया, डिस्क्रेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर कुछ तोड़ा फोड़ी करी उसने, डिमिनिशिंग द रॉयल डायनेस्टीज प्रेस्टीज, और इससे रॉयल डायनेस्टी का प्रेस्टीज है वो काफी हैम्पर हुआ। तो देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब बोला भी क्या है इसमें किताब के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बोला गया कि ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि उस वक्त के टाइम पे इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ टेंपल यूज टू बी द सेंटर्स ऑफ वेल्थ, जहाँ पर वेल्थ होती थी, जहाँ पर सोना चांदी छुपा होता था, एंड दैट बिकेम वन ऑफ द रीजंस फॉर द अटैक ऑन द टेंपल्स ऑल्सो, कि वहाँ पर लूटपाट करने के एंगल से लोग जाया करते थे, क्योंकि इनको अपने सैनिकों को भी यहाँ पर क्या सैलरी वगैरह देनी होती थी, और वो लूटपाट से यहाँ पर इकट्ठा करके ले जाते थे, ठीक है। देन गजपति डायनेस्टी, इसका राइज होता है। तो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से बंगाल का बार बार गंगा डायनेस्टी के ऊपर रेड हुआ, गंगा डायनेस्टी डाउनफॉल हो जाएगा, गजपति डायनेस्टी का यहाँ पर जो आपको राइज देखने को मिलेगा। तो द रेड्स टू द इमर्जेंस ऑफ गजपति डायनेस्टी इन उड़ीसा मार्किंग अ रिमार्केबल पीरियड शुरू हुआ। ना गजपति रूलर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट बिल्डर्स थे, ये ध्यान रखिएगा। गजपति रूलर्स में यहाँ पर आप देखोगे तो एक्सटेंडेड द रूल साउथ टुवर्ड्स द कर्नाटका। अब गजपति रूलर्स का जो रूल है, आप यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए तो ये गजपति, ये देखिए यहाँ गजपति रूलर्स ये यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गए हैं, राइट। तो ये आप देख रहे हो दिस इज योर बहामनी किंगडम, ये आप देख रहे हो दिस इज योर बहामनी किंगडम, और नीचे आप देख रहे हो दिस इज योर विजयनगर अंपायर, राइट, दिस इज द विजयनगर अंपायर, ठीक है। ऊपर आपको बंगाल देखने को मिल रहा है, दिस इज बंगाल, यहाँ पर गुजरात देखने को मिल रहा है, दिस इज योर मालवा, दिस इज योर मेवाड़, राइट, दिस इज योर मेवाड़, ठीक है। इधर आप जो है इधर आप देखोगे तो अहोम किंगडम या असम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, तो आप समझ पा रहे होगे कैसे कैसे यहाँ पर डायनेस्टीज में जो लोकेशन है वो यहाँ पर चल रही है, क्लियर। नाउ तो गजपति रूलर्स एक्सटेंडेड द रूल साउथवर्ड टुवर्ड्स कर्नाटका लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स विद विजयनगर रेड्डीज एंड द बहामनी सुल्तान्स। तो अब बड़ा ऑब्वियसली बात है कि जब ये अपना साउथवर्ड्स एक्सटेंशन करेंगे तो इनका लड़ाई डेफिनेट सी बात है विजयनगर अंपायर से होगी, इनकी लड़ाई बहामनी किंगडम से होगी, इनकी लड़ाई यहाँ पर जो रेड्डीज हैं उनसे भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैंने भी आपको रेड्डीज के बारे में अच्छी कहानियां बताई थी लास्ट वाले चैप्टर में जब विजयनगर अंपायर हम लोग पढ़ रहे थे। तो सदर्न कॉन्क्वेस्ट वेर शॉर्ट लिव्ड, ये जो भी यहाँ पर सदर्न कॉन्क्वेस्ट गजपति रूलर्स ने किए बड़े छोटे छोटे थे, ठीक है, ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ द विजयनगर अंपायर एंड बहामनी रूलर्स, क्योंकि इस वक्त ये दोनों किंगडम्स बड़े स्ट्रांग थे। दैट इज वाई ये जो गजपति रूलर्स यहाँ पर साउथ की तरफ ये लोग करना चाहते थे कि हम एक्सपेंशन करें, यहाँ पर रेड्स करें, तो वो रेड्स नहीं हो पाई और बड़ा शॉर्ट लिव्ड रेड्स नहीं, अल्टीमेटली गजपति रूलर्स को वापस यहाँ पर वापस जाना पड़ा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर हो गई। नाउ अब ये लड़ाई जो हो रही है वो श्रावस्ती रिवर पे होती है, उसके बीच की लड़ाई यहाँ पर देखिए। अब ये लड़ाई हो रही है बंगाल की, इन बंगाल उड़ीसा फ्रंटियर वॉज द सरस्वती रिवर। अब ये एक एक करके यहाँ पर थोड़ा बताया गया कि किसकी क्या टेरिटरी। देखिए बंगाल में आप देखिए उड़ीसा फ्रंटियर वॉज सरस्वती रिवर और मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो सरस्वती रिवर जो है एक यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखने को मिल रहा है, राइट। तो दिस वॉज मेजर, यहाँ पर बाउंड्री जो है बन गई थी उड़ीसा और बंगाल के बीच में। सो उड़ीसा टेरिटरीज इनकम्पास द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मिदनापुर एंड पार्ट ऑफ हुगली। यू कैन जस्ट स्किप दिस पोर्शन, इतना आपको जानना नहीं है कि सरस्वती रिवर के मिदनापुर एक एक शहरों का नाम नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता। सो यू कैन जस्ट यहाँ पर इसको रीड आउट करके निकाल सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है, बस यही आप जान लीजिए कि बंगाल और उड़ीसा के बीच की जो बाउंड्री थी वो सरस्वती रिवर को यहाँ पर बना दिया था, ठीक है। तो बंगाल रूलर्स कुडंट डिसलॉज उड़ीसन रूलर्स फ्रॉम देयर फ्रंटियर्स और गेन टेरिटरी बियॉन्ड द सरस्वती रिवर। तो सरस्वती रिवर जो है वो एक तरह से आप देखोगे तो बंगाल और उड़ीसा के बीच की यहाँ पर एक बाउंड्री जो है वो आपको यहाँ पर
दिखाई देगी। ठीक है, इतना ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। और ये होता था कि बंगाल के रूलर सरस्वती के इस साइड नहीं आ पाते थे, बंगाल के रूलर्स कोशिश बहुत करते थे, इंक्लूडिंग आप देखोगे अलाउद्दीन हुसैन शाह ने भी कोशिश करी थी। ठीक है, और उसने यहाँ पर रेड्स करी थी उड़ीसा तक, रीचिंग पुरी एंड कटक, बट अल्टीमेटली हुआ यह कि उसको यहाँ पर वापस आना पड़ता था और बंगाल रूलर जो है वो उड़ीसन रूलर्स को आउटराइटली डिसलॉज नहीं कर पाए, उनको हटा नहीं पाए। ठीक है, तो ये कहानी जो है वो बंगाल की यहाँ पर चल रही थी। तो उड़ीसा की स्ट्रेंथ थी, उड़ीसा की पावर थी, जो अल्टीमेटली इन बैटल्स में वो साइमल्टेनियसली आप देखोगे डिस्टेंट एरियाज लाइक बंगाल, कर्नाटका, हर जगह वो लड़ रहे थे और वो अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पर शोकेस करते हैं। तो एक तरह से उड़ीसा की तरफ जो जो यहाँ पर गजपति डायनेस्टी थी वो काफ़ी अपने आप को स्ट्रांग यहाँ पर पोर्ट्रे करती है, अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग तरीके से वो लड़ती है। क्लियर, ये हो गया आपका जो पार्ट था हमारा ईस्टर्न इंडिया का। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया की, यानी यहाँ पर बात हमारी जो होगी वो गुजरात, मालवा और मेवाड़ की होगी। देखिए सिंपल है, यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है, इसको इट इज़ एज सिंपल आई टोल्ड यू कि ये तीनों ही स्टेट जो होंगी वो आपस में लड़ाई लड़ेंगी। ठीक है ना, ये तीनों ही स्टेट्स है ना, ये तीनों ही स्टेट जो होंगी वो आपस में आपको लड़ते हुए मिलेगी। तो गुजरात वाला एरिया हो जाएगा, मालवा वाला एरिया हो जाएगा और मेवाड़ वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आपस में लड़ रहे होंगे और मालवा सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसमें। ठीक है, मालवा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि ये चंबल के घाटी में स्थित है, चंबल घाटी में स्थित है, बड़ा ये फर्टाइल वाला एरिया होगा। ठीक है, बड़ा फर्टाइल एरिया होगा एंड दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है। साथ में आप देखोगे गुजरात क्यों इंपॉर्टेंट, गुजरात के पास क्या है, गुजरात के पास यू विल फाइंड के पोर्ट्स होंगे, है ना, गुजरात के पास पोर्ट्स है, गुजरात जैसे बहरूच जैसा पोर्ट गुजरात के पास है। तो इसका मतलब जो फॉरेन ट्रेड है वो उनका अच्छा हो रहा है, फॉरेन ट्रेड अच्छा हो रहा है एंड दैट इज वाई यू विल अंडरस्टैंड कि गुजरात का जो कनेक्शंस है वो इजिप्ट के साथ भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इजिप्ट के साथ भी आपको अच्छे रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अब देखो हुआ क्या था, याद करिए 1453 में टर्क्स जो थे उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाई कर लिया था। राइट, तो कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑक्यूपाई करके यहाँ पर ऑटोमन टर्क्स बैठ गए थे। ठीक है, तो उनके साथ यहाँ पर गुजरात का एक रिलेशन अच्छा बना हुआ है। चलिए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ कहानी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस किसके बीच की कहानी है। ठीक है, ये आपको एक तरफ मालवा दिख रहा है, ये मालवा सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक छोटा हुआ लगा हुआ एक टेरिटरी है मेवाड़ हो गया। ठीक है, यहीं पर एक लगा हुआ टेरिटरी है दैट इज मेवाड़ हो गया। ठीक है, समवेयर अराउंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अगल बगल का एरिया एंड देन दिस इज गुजरात। ठीक है, दिस इज वाला गुजरात वाला एरिया हो गया। ठीक है, चलिए इन तीनों को यहाँ पर हम समझते हैं क्या यहाँ चल रहा है और फिर इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। क्लियर, आइए जरा ये करके डिस्कस करते हैं। देखिए Now, due to its exceptional handicrafts, thriving seaports and fertile soil, तीन इंपॉर्टेंट रीजंस मैंने आपको गुजरात के बताए। गुजरात के पार्ट क्या है, गुजरात के पास पोर्ट्स हैं, है ना, मैंने आपको एग्जांपल लिया कि गुजरात के पास बहरूच जैसा पोर्ट है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और साथ ही में फर्टाइल सॉइल था जिसकी वजह से जो गुजरात का किंगडम है वो आप देखोगे काफी वेल्दी किंगडम था, वेल्दियस्ट प्रोविंस था दिल्ली सल्तनत के अंदर। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन करता है तो ये भी अपने आप को क्या इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे। ठीक है, तो फिरोज तुगलक के टाइम में आप देखोगे गुजरात का गवर्नर जो था वो फरिश्ता के हिसाब से, फरिश्ता यू विल फाइंड के कमेंट्री देते हैं, बताते हैं यहाँ पर, तो सपोर्टेड हिंदुज्म। तो बताता है गुजरात का जो यहाँ पर गवर्नर था ना वो हिंदुज्म को सपोर्ट करता था एंड इंकरेज्ड आइडल वर्शिप। तो ये बात हमको फरिश्ता के थ्रू पता चलती है। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड चल रहा है, दिल्ली सल्तनत अभी है बट दिल्ली सल्तनत वीक हो रहा है। ऐसे में क्या होगा कि जो ये एक प्रोविंस रहा होगा दिल्ली सल्तनत का, गुजरात वेल्दियस्ट प्रोविंस था, वो अब उसके हाथ से निकल रहा है। ठीक है, सो आफ्टर तिमूर का इन्वेजन जब हुआ, अब तिमूर का इन्वेजन हो गया, दिल्ली और वीक हो गया। जब दिल्ली वीक हो गया तो गुजरात एंड मालवा जो है ये अपने आप को इंडिपेंडेंट यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली इन प्रैक्टिस दो नॉट फॉर्मली। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मली अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं किया कि भाई कागज में कहीं आ गया हो कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हाँ, बट प्रैक्टिकली आप देखोगे कि दिल्ली सुल्तानों की बात जो है ये गुजरात वाले लोग और मालवा वाले लोग मानते नहीं थे। ठीक है ना, वो हमें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, नाम शुरू होता है जफर खान से। पहला नाम है गुजरात के लिए, ध्यान रखिएगा, जफर खान, जो बाद में टाइटल लेगा किसका, मुजफ्फर शाह का। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। तो जफर खान सक्सीडिंग द बिनाइन गवर्नर। ठीक है, अब ये जो बिनाइन गवर्नर यहाँ पर जो था उसको सक्सीड करता है, ये जो गवर्नर था यहाँ पर इसको सक्सीड करता है। ठीक है, एंड जफर खान सक्सीडिंग द बिनाइन गवर्नर फॉर्मली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द रूलर ऑफ गुजरात। अब उसने रूलर ऑफ गुजरात अपना को डिक्लेयर किया 14047 में और अपना टाइटल यहाँ पर अडॉप्ट किया, किसको, मुजफ्फर शाह का टाइटल अडॉप्ट कर लिया। तो इनिशियली आप देखोगे कि जब फिरोज शाह का टाइम चल रहा है, फिरोज तुगलक का टाइम चल रहा है, तो हमको फरिश्ता बताता है कि जो गुजरात का उस वक्त गवर्नर है वो एक हिंदू, सपोर्ट करता है हिंदुज्म को। लेकिन आप देखोगे कि इसके बाद जो गवर्नर बनता है, जफर खान अपने आप को गवर्नर बनाता है एंड ही टेक्स द टाइटल ऑफ मुजफ्फर शाह। तभी आप समझ सकते हो कि मुस्लिम बन गया, तो इसलिए इजिप्ट के साथ, ऑटोमन टर्क्स के साथ इसके रिलेशंस बाद में जाके अच्छे हो जाएंगे। क्लियर। नाउ लेट अस सी आगे क्या हुआ। अब जफर खान के बाद आप अगला आदमी देखोगे दैट इज अहमद शाह वन, और अहमद शाह वन के बाद आप देखोगे दैट इज महमूद बेगहरा। ठीक है, दैट विल बी महमूद बेगहरा। हम इसकी बात यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए अभी आगे आएगा तो बताऊंगा आपको।
ठीक है, तो पहले हम लोग ने यहाँ पर गुजरात देख रहे हैं। गुजरात का क्या रीजन है? गुजरात वॉज वेरी वेरी फर्टाइल। गुजरात वॉज बहुत फर्टाइल था, और फर्टाइल होने का मैं साथ क्या था, हैंडीक्राफ्ट बहुत है, गुजरात के पास पोर्ट्स बहुत हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि गुजरात बहुत वेल्दिएस्ट प्रोविंस हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के अंदर। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत ठीक हो रहा है तो अब जो गुजरात है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट यहाँ पर घोषित कर दिया है, राइट। तो अब यहाँ पर जो जफर खान के बाद जो जो यहाँ पर राजा बनता है, गद्दी बैठता है, वो है मुजफ्फर शाह का यहाँ ग्रैंडसन, और उसका नाम क्या है? अहमद शाह। अहमद शाह एक्चुअली आप देखोगे तो गुजरात का किंगडम का फाउंडर इसको कहा जाता है, जबकि मुजफ्फर शाह आप देखोगे 1407 में अपने आप को जो गुजरात का राजा बनाता है ना, अपने आप को गुजरात का रूलर बनाता है, वो कब? 1407 में। बट एक्चुअली जो रियल बोला जाता है वो अहमद शाह को कहा जाता है। अहमद शाह ने एक्चुअली गुजरात को बहुत अच्छे तरीके से फाउंड किया था। इसके रूल में, अहमद शाह के रूल में, यू विल फाइंड कि नोबिलिटी जो है, उसने पूरी नोबिलिटी को कंट्रोल कर लिया था, है ना। उसने एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से स्थापित कर लिया था, राइट। और यहाँ पर उसने किंगडम को अपने बड़े अच्छे तरीके से यूनाइट कर लिया था। किसने? अहमद शाह वन के टाइम पे हुआ था। बट दिस डिड नॉट एक्चुअली हैपन इन द टाइम ऑफ मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह के टाइम पे इतना कंट्रोल नहीं था, है ना। मुजफ्फर शाह कौन? जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, जफर खान की, है ना, जो इस गवर्नर के बाद गवर्नर बनता है और अपने आप को वो रूलर गुजरात का डिक्लेयर कर देता है। हम उसकी बात कर रहे हैं कि इसका जो यहाँ पर ग्रैंडसन होता है अहमद शाह वन, वो गुजरात को बहुत कौन से तरीके से कंसोलिडेट कर लेता है, राइट। उसने क्या किया अहमद शाह वन ने कि उसने कैपिटल को पाटन से शिफ्ट करके अहमदाबाद ले आया इन 1413। तो आप ये डेवलपमेंट भी आप समझ पा रहे होंगे कैसे ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्लियर है। आई होप यहाँ बात समझ में आ रही होगी आपको कि गवर्नर हिंदू था, लेकिन उसके बाद जब उस हिंदू गवर्नर का गद्दी में कौन बैठा? जफर खान, जो कि एक मुस्लिम था, वो टाइटल लेता है ना, वो टाइटल लिया, और फिर उसके बाद हम देखा कि उसके बाद उसका लड़का ये गद्दी बैठ रहा है, दैट इज अहमद शाह वन, ठीक है। उसने यहाँ पर ये क्या क्या यहाँ पर स्टेप लिया, क्या कि उसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया पाटन से, कहाँ पर? अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया, राइट। इसके अलावा देखो उसने क्या किया, उसने बहुत सारे पैलेसेस बनवाए, उसने यहाँ पर बाजार बनवाए अहमद शाह वन ने, उसने मस्जिदों को बनवाया, उसने यहाँ पर मदरसाओं को बनवाया। सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड इन द टाइम ऑफ अहमद शाह वन। लेकिन टाइम पीरियड बड़ा ही, जहाँ पर आप देखोगे 1411 से लेकर 1443, अप्रोक्सीमेटली 40-42 साल यहाँ पर अहमद शाह वन रूल करता है। नाइट अब इसके टाइम में देखिए जामा मस्जिद, यू कैन सी दिस जामा मस्जिद, और यहाँ पर जैन आर्किटेक्चर यू विल फाइंड, ठीक है। तो अहमद शाह वन के टाइम में जो आर्किटेक्चर का फॉर्मेट है वो जैन आर्किटेक्चर है। उसमें बहुत सारे ऐसे सिलेंडरल देखोगे, रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्टिव स्टाइल फीचरिंग। अब अलग टाइप के देखो आपको टरेट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सिलेंडरल टरेट्स, इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग एंड ऑर्नेट ब्रैकेट्स, ये सब देखने को मिलता है। 3 दरवाजा आप देखने को देख सकते हैं, 3 दरवाजा हो गया, ये भी यहाँ पर बना। एग्जाम्पल देखिए जामा मस्जिद हो गया, 3 दरवाजा हो गया इन अहमदाबाद। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो गुजरात में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, अहमदाबाद में देखने को मिलेगी। नाउ अहमद मिलिट्री ट्राइम्स एंड रिलीजियस पॉलिसीज। अब ये अहमद शाह वन की हम लोग कुछ लड़ाइयों के बारे में यहाँ पर देखेंगे, और सिंपल तरीका, ज़्यादा नहीं घुसना है कि आपको एक चीज़ डिटेल में जाननी है, वो डिटेल में नहीं जाननी है, आपको इतना समझना है कि अहमद शाह ने क्या किया, उसने सौराष्ट्र के एरिया को कैप्चर कर लिया, ठीक है। सौराष्ट्र के एरिया को कैप्चर किया, राइट, अलॉन्ग द गुजरात राजस्थान बॉर्डर। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि सौराष्ट्र कैप्चर कर लिया। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 2 चीजें हैं, देखो। एक तो यहाँ पर गिरनार को फोर्ट को कैप्चर कर लिया, इंपॉर्टेंट बात है, गिरनार का फोर्ट कैप्चर हुआ इन सौराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी पावरफुल फोर्ट हुआ करता था ये। तो सक्सेसफुली कैप्चर्ड गिरनार फोर्ट इन सौराष्ट्र, बट रिटर्न इट टू द राजा अपॉन अ प्रॉमिस ऑफ ट्रिब्यूट। लेकिन बाद में उसने इसी गिरनार के किलों को उस राजा को वापस कर दिया, और इस प्रॉमिस पे कि तुम मुझे लगातार वो है क्या कहते हैं उसको, ट्रिब्यूट पे करते रहोगे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज करोगे, है ना, मुझे जो है एक एक पेटी पैसा जो है भेजते रहोगे, तो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। नाउ साथ में अहमद शाह ने देखो सिद्धपुर को भी अटैक किया। अब ये एक एक जगह इतना याद नहीं रखना है, ये एक हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर है जहाँ पर उसने बहुत सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया अहमद शाह ने, ये काम यहाँ पर इसने किया, ठीक है। बट अगेन यूपीएससी विल नॉट आस्क इनटू ऑल दिस पॉइंट्स, क्योंकि अगेन ये बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स है जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, तो इसलिए ऐसे टॉपिक्स पर सवाल नहीं आएगा। तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस एंड नीदर वेस्ट योर इमोशंस ऑल्सो। हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं। साथ में देखिए अहमद शाह ने क्या किया, इम्पोज किया जजिया को, ठीक है। जजिया बेसिकली टैक्स जो यहाँ पर हिंदूज के ऊपर अप्लाई किया जाता था गुजरात में, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पर एक ऐसी प्रैक्टिस जो है उसने शुरू कर दी जो प्रीवियस जो प्रैक्टिस थी कि अब उससे डिपार्चर कर दिया, यानी कि अब वो टैक्स लगाना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट अहमद शाह रूलर डाइकोटोमी ऑफ कन्फेडरेशन एंड इंक्लूजन। अब ये हेडिंग क्या बोला, यहाँ से यहाँ तक क्या बोला गया, यहाँ से यहाँ तक ये बोला गया कि एक तरफ आप बोल रहे हो कि उसने मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। अब डाइकोटोमी क्या है कि एक तरफ जहाँ वो मंदिर को आप बोल रहे हो डिस्ट्रॉय कर रहा है, वही एट द सेम टाइम आप देखोगे बहुत सारे हिंदूज को वो अपने यहाँ एम्प्लॉय भी कर रहा है, इंक्लूड भी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए डिस्पाइट टेम्पल डिस्ट्रक्शन अहमद शाह क्या कर रहा है, उसने बहुत सारे हिंदूज को अपॉइंट किया, जैसे मानिक चंद की बात करेंगे, हम मोती चंद की बात करेंगे, दे वर मिनिस्टर्स शोइंग द इंक्लूजन, शोकेसिंग द इंक्लूजन, क्या उनको इंक्लूड किया जाता था। इनफैक्ट आप देखोगे कि डिमॉन्स्ट्रेटेड स्ट्रिक्ट जस्टिस बाय एग्जीक्यूटिंग सन इन लॉ, दामाद को अपने एग्जीक्यूट कर दिया था मार्केट प्लेस में मर्डर के लिए, कि उसने मर्डर किया था तो उसने अपने दामाद को खुले चौराहे पे
उसने उसको एग्जीक्यूट करा दिया था, फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, फॉट अगेंस्ट बोथ हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स, सबसे यहाँ लड़ाई लड़ रहा था अहमद शाह। सबॉर्डिनेटिंग इधर फोर्ट, अब इधर फोर्ट को भी यहाँ पर सबॉर्डिनेट कर लिया था उसने, गिरनार फोर्ट को किया था, फिर इधर फोर्ट को यहाँ पर उसने सबॉर्डिनेट किया। एंड कंट्रोलिंग राजपूत लाइक झलावर, बूंदी और दुंगापुर को यहाँ पर किया। अब एक्चुअली समझना क्या है, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ मालवा का क्या एपिसोड बनेगा कि यू विल फाइंड कि हम मालवा डिस्कस करेंगे ना, तो मालवा आपको इधर देखने को मिलेगा। यू विल फाइंड वन साइड, यू विल फाइंड गुजरात, है ना, गुजरात आपको देखने को मिलेगा। तो एक मालवा का जो लड़ाई है या गुजरात की जो लड़ाई है, मालवा की लड़ाई जो है ना, ये हमेशा से फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन आपको देखने को मिलेगी। फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन यू विल फाइंड कि मालवा की लड़ाई, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमेशा से लड़ाई क्यों थी इनकी। ठीक है, अभी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे इनको और डिटेल से। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई, आगे आते हैं। देन गुजरात मालवा राइवलरी, तो हम जिसकी बात कर रहे थे मालवा और गुजरात की राइवलरी किस प्रकार से यहाँ चलती है, और ये राइवलरी लगातार होती रहेगी। तो बस इतना समझ लो, टेक द बेसिक आइडिया कि देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ राइवलरी जो गुजरात और मालवा की हो रही थी। बहुत ज़्यादा एक ही करके फैक्ट आपको घुसने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, यूपीएससी सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, तो गुजरात एंड मालवा में लॉन्ग स्टैंडिंग राइवल्स, हमेशा से ये लड़ाई लड़ते थे, गुजरात और मालवा हमेशा लड़ते थे और एक दूसरे को यहाँ पर हराते थे, कभी जीतते थे, ऑल दीज थिंग्स। नाउ मुजफ्फर शाह बेसिकली वही जफर खान की बात हो रही है। डिफीटेड एंड इम्प्रिजन्ड, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम हो गया, ये मालवा का रूलर का नाम है। आप सही यहाँ पर गुजरात के रूलर्स के नाम आपने देखे, जफर खान हो गया, है ना, हमने बंगाल के रूलर्स के नाम देखे, हमने अहोम किंगडम के रूलर्स के नाम देखे। ऐसे यहाँ पर ये रूलर का नाम जरूर याद रखिएगा कि मालवा के रूलर का नाम क्या था, हुशुंग शाह यहाँ पर नाम था। नाउ अनएबल टू कंट्रोल मालवा कंट्रोल नहीं कर पाया, मुजफ्फर शाह रिलीज्ड हुशुंग शाह आफ्टर अ फ्यू इयर्स वर्सनिंग द राइवलरी। ठीक है, तो उसने यहाँ पर रिलीज भी कर दिया, हुशुंग शाह को कैप्चर किया लेकिन फिर रिलीज कर दिया। भाई पहले उसने मुजफ्फर शाह ने डिफीट कर दिया था मालवा के रूलर को, लेकिन फिर देखो उसको रिलीज कर दिया और फिर उसका राइवलरी और ज्यादा बढ़ गई। मालवा रूलर्स रिमेन्ड वेरी ऑफ गुजरात पावर, उनको पता था गुजरात की पावर के बारे में, दे वर वेरी वेरी अबाउट इट, एक्टिवली सीकिंग वेज। अब वो मौका ढूंढ रहे थे कब गुजरात वीक हो और हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अटैक कर देंगे। सो दे वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और उनको पता था गुजरात में यहाँ पर क्या रिबेल, कुछ इंटरनल रिबेल हो जाए, है ना, टू वीकेंड गुजरात बाय सपोर्टिंग रेबल्स। तो वो रेबल्स को सपोर्ट कर रहे थे। तो बेसिकली मालवा ने क्या किया कि जो गुजरात के खिलाफ यहाँ पर थे, यानी कि गुजरात के इंटरनल जो लोग हैं और वो रेबल करना चाहते हैं, विद्रोह करना चाहते हैं गुजरात से, तो मालवा ने उनको सपोर्ट किया। वेटिंग फॉर द राइट टाइम। गुजरात रूलर्स अटेम्प्टेड टू काउंटर मालवा के इस अटेम्प्ट को गुजरात ने काउंटर किया, इन्फ्लुएंस बाय इंस्टॉलिंग देयर नॉमिनी ऑन द मालवास थ्रोन। फिर उसने यहाँ पर मालवा के थ्रोन पे, मालवा गद्दी पे उन्होंने अपना नुमाइंदा बैठा दिया कि ये जो एक्टिविटीज यहाँ पर मालवा करने की कोशिश कर रहा है ना, हमारे जो रिबल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर गुजरात ने अपना नुमाइंदा मालवा के ऊपर बैठा दिया, क्योंकि मालवा ऑब्वियसली यहाँ पर इनके कंट्रोल में था। सो द इंटेंस राइवलरी वीकेंड बोथ किंगडम्स, और ये लड़ते लड़ते दोनों किंगडम्स, चाहे गुजरात हो चाहे मालवा हो, ये दोनों आपस में वीक होते चले गए, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम प्लेइंग अ मोर सिग्निफिकेंट रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और फिर नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स पे इसका इतना रोल बन नहीं पाया, क्योंकि आपस में यहाँ पर ये लोग लड़ते चले जा रहे थे। ठीक है, सो ये तो एक यहाँ पर हो गया, गुजरात के एक रूलर की बात हो गई, यहाँ पर इसके रूलर की बात ही हो गई अबाउट। अब हम पढ़ेंगे महमूद बेघरा की। ना ये जो नाम है ना महमूद बेघरा, एक्चुअली क्या था, ये जो बेघरा वर्ड है ये दो वर्ड से बनता है, एक है बे और दूसरा है गढ़ा। ठीक है, तो बेसिकली बेगढ़ा मतलब दो फोर्ट्स, गढ़ा मतलब होता है फोर्ट्स, गढ़ मतलब है फोर्ट, किले। तो उसके पास बेसिकली दो किले थे, 2 फोर्ट्स थे उसके पास। ठीक है, दो, बे का मतलब 2 हो गया, तो 2 फोर्ट्स थे उसके पास, और ये 2 फोर्ट्स के ही वजह से उसको यहाँ पर महमूद बेघरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको समझ लेते हैं कि क्या था, इसलिए इसको समझिएगा। आइए देखिए, तो सक्सेस ऑफ अहमद शाह कंटिन्यूड हिज पॉलिसी एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन इन गुजरात। ठीक है, तो जो सक्सेसर थे अहमद शाह के, वो अपने आप को, अपनी जो पॉलिसी को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं गुजरात के अंदर, है ना। अब इसका एक बहुत ही रिनोन्ड सुल्तान है, किसका, गुजरात का। ठीक है, जो लगभग गुजरात को 50 सालों तक रूल करता है, 1459 से लेकर 1511 तक रूल करेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर गुजरात कब तक रूल कर रहा है, हम 1526 के बड़े क्लोज आ रहे हैं, हम बाबर के एंट्री के बड़े क्लोज आ रहे हैं अब। और आप देखो यहाँ पर महमूद बेघरा जो है वो इसका एक सक्सेसर था, मोस्ट रिनोन्ड सुल्तान, रूल्ड गुजरात फॉर 50 ईयर्स। तो अहमद शाह के बाद जो हमें नाम डिस्कस करना है वो क्या है, वो है आपका महमूद बेघरा का गुजरात का रूलर हो गया। नाउ इसका नाम बेघरा क्यों है, मैंने आपको बताया, दो फोर्ट्स थे, एक तो गिरनार था, गिरनार जो कि सौराष्ट्र में था, इसी का नाम अब देखोगे आज जूनागढ़ है, और दूसरा हो गया चंपानेर इन साउथ गुजरात। तो बेसिकली ये दो जो आपके इसके पास जो थे, बेघरा फॉर कैप्चरिंग गिरनार कैप्चर कर लिया था इसने, जो अहमद शाह, आप ध्यान है आपको, उसको लेकर छोड़ देता है, तो इसने यहाँ पर गिरनार को कैप्चर कर लिया टोटली। और दूसरी बात क्या, चंपानेर जो है उसको भी कैप्चर कर लिया। सो महमूद बेघरा डिसाइडेड टू एनेक्स गिरनार
टोटली एनेक्स करना, टू ब्रिंग स्वराष्ट्र फुल्ली अंडर कंट्रोल कंसिडरिंग इट्स रिचनेस एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू। तो चूंकि उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत अच्छी थी, उसकी यहाँ पर जो जो रिचनेस है बहुत ज़्यादा थी गुजरात की, सॉरी गिरनार की, एंड दैट इज वाई महमूद बेगरा डिसाइडेड कि मैं पूरी तरह से गिरनार को कैप्चर यहाँ पर कर लूंगा। क्लियर? तो ये भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ गिरनार का सीज होता है, नाउ इसकी पूरी कहानी दी गई है, यू नीड नॉट टू गो इनटू वेरी डिटेल्स, बस जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या समझोगे कि भाई कॉन्क्वेस्ट शुरू होता है। अब ये इम्प्रेग्नेबल था गिरनार, गिरनार को भेद पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी महमूद बेगरा ने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, जो राजा होता है यहाँ पर, जो राजा था गिरनार का, उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सपोजली इम्प्रेग्नेबल गिरनार, जो गिरनार माना जाता था कि इम्प्रेग्नेबल है, भेद पाना मुश्किल है, वॉज एट्रीब्यूटेड टू द ट्रेचरी विद द मिनिस्टर एजेंट कॉन्स्पिरेसिंग अगेंस्ट द राजा। राजा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई एंड दैट इज वाई गिरनार जो है हाथ से निकल जाता है। गिरनार के गिरने के बाद उसने राजा ने इस्लाम को एम्ब्रेस कर लिया एंड सर्व द सुल्तान को सर्व करने लगा ना। इंपॉर्टेंट ये है कि महमूद बेगरा ने मुस्तफाबाद नाम का शहर जो है वो स्थापित किया एट द हिल्स फुट, मेकिंग गुजरात सेकंड कैपिटल विद इंप्रेसिव बिल्डिंग्स। तो महमूद बेगरा ने मुस्तफाबाद को यहाँ एस्टैब्लिश किया। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक अगेन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ठीक है, महमूद बेगरा ने यहाँ पर क्या मुस्तफाबाद को स्टैब्लिश किया। देखिए जैसे मैं आपको नाम बता रहा हूँ ना, कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नाम बताया इलियास खान का, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको नाम बताया अहमद शाहबन का, इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे ये नाम है महमूद बेगरा, इंपॉर्टेंट है। इन पे सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद महमूद बेगरा ने द्वारका को भी सैक कर लिया ड्यू टू पायरेसी अफेक्टिंग द मक्का बाउंड पिलग्रिम्स। ठीक है, ऑल्सो लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स रिनोन्ड हिंदू टेम्पल्स। तो बेसिकली यहाँ पर उसने द्वारका को क्यों किया सैक? बिकॉज जो वहां से मक्का के लिए लोग जाते थे हज करने के लिए, तो उसको पायरेसी उसको यहाँ पर पायरेसी हो रही थी, है ना, यहाँ लूटपाट हो जाता था, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ड्यू टू द पायरेसी फैक्टर आप देखोगे तो द्वारका को उसको कैप्चर करना पड़ा कि मेरे कंट्रोल में रहेगा, तो किसी प्रकार की पायरेसी नहीं होगी, तो जो मक्का लोग जा रहे हैं हज करने के लिए, बाउंड पिलग्रिम्स हैं, है ना, उनको यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ उसने द्वारका को भी यहाँ पर सैक कर लिया था। ठीक है, नाउ चंपानेर, ये तो गिरनार की बात हो गई। अब चंपानेर में क्या हुआ? चंपानेर आप देख सकते हो, किला दिख रहा है आपको। तो फोर्ट ऑफ चंपानेर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो फोर्ट ऑफ चंपानेर प्लेड अ की रोल इन महमूद स्ट्रैटेजी टू कंट्रोल खानदेश एंड मालवा। तो मालवा को और खानदेश को कंट्रोल करने का एक इंपॉर्टेंट था चंपानेर का फोर्ट को कैप्चर करना। ठीक है, नाउ डिस्पाइट बीइंग अ फ्यूडिटरी ऑफ गुजरात, द रूलर ऑफ चंपानेर एलाइड विद मालवा फेल इन 1544। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हो कहानी क्या है। कहानी यहाँ पर यही है कि भाई डिस्पाइट बीइंग अ फ्यूडिटरी, गुजरात का फ्यूडिटरी होने के बावजूद, ये फ्यूडिटरी भी था चंपानेर, जो रूलर था चंपानेर का वो मालवा के साथ अलाई हो जाता है। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम एंड दैट इज वाई यहाँ पर ये रीजन बनता है इसको कैप्चर करने का, सीज करने का। ठीक है, द गैलेंट राजा एंड हिज फॉलोअर्स परफॉर्म जौहर सेरेमनी एंड फॉट टू द लास्ट मैन। महमूद ने अपने आप को स्टैब्लिश किया, एक नया टाउन स्टैब्लिश किया, इसको बोलते हैं मोहम्मदाबाद, और ये यहाँ पर स्टैब्लिश किया नियर चंपानेर अडॉन। तो कुल मिला के गिरनार का फोर्ट गिर गया और अब चंपानेर का फोर्ट को भी महमूद बेगरा ने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। तो ये दोनों फोर्ट्स के यहाँ पर सीजर को बताया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार की चीजें बनी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्या चीज है? देखिए यहाँ पर चंपानेर नाउ इन द र्यून्स, चंपानेर नाउ इन र्यून्स। अब तो नहीं मिलेगा आपको चंपानेर। ठीक है, फ्यूचर्स द मोस्ट नोटेबल जामा मस्जिद, फीचर्स द नोटेबल जामा मस्जिद विद जैन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंसेस। तो आपको इस मस्जिदों में, जामा मस्जिद में यू विल फाइंड कि जैन आर्किटेक्चर के इन्फ्लुएंसेस देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टोन्स का यहाँ पर नक्काशी देखने को मिलेगा, स्टोन क्राफ्टमैनशिप इन स्ट्रक्चर्स फ्रॉम दिस एरिया राइवल्स विद द प्रेसिजन ऑफ गोल्डस्मिथ। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ठीक है, इन सबको आप देख सकते हैं क्या क्या किया यहाँ पर। राइट, अब महमूद बेगरा का डिप्लोमेटिक स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक फ्लरिश इन गुजरात। अब उसने यहाँ पर क्या ऐसा डिप्लोमेसी किया, डिप्लोमेसी के लिए भी काफी जाना गया था वो, तो उसके डिप्लोमेसी को समझते हैं क्या हुआ। तो मैंने आपको बताया कि क्या हुआ कि पोर्चुगीज अब इंडिया में यहाँ पर पहुंच गए थे और वो 1498 में इंडिया लगभग पोर्चुगीज आ जाता है। अगर आप महमूद बेगरा का टाइम पीरियड देख रहे थे, हम लोग क्या डिस्कस किए थे महमूद बेगरा का? महमूद बेगरा आप देखिए 1459 से लेकर 1511 के बीच में वो आता है ना, और यही वो टाइम पीरियड है जब गुजरात पे रूल करता है। राइट, गुजरात पे रूल कर रहा है, और ये वही टाइम है जब पोर्चुगीज नीचे पहुंच गए हैं इंडिया में, पोर्चुगीज पहुंच गए हैं इंडिया में, और 1498 में वास्को डिगामा पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब इजिप्ट यहाँ पर गुजरात जो है, गुजरात उसको थोड़ी यहाँ पर दिक्कत होने लगती है। क्या कि भाई गुजरात का जो कनेक्शन है वो किससे होता है? वो यहाँ पर इजिप्ट से था। ठीक है, इजिप्ट से था। और इंपॉर्टेंट बात ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पर ऑटोमन टर्क्स ने अपने आप को ऑक्यूपाई कर लिया था, ऑटोमन टर्क्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल के एरिया को 1453 में,
और ये जब किया तो ये पहुंचे क्यों नीचे से, ये क्यों पहुंचे थे पोर्चुगीज वाले, क्यों? बिकॉज ये जो सिल्क रूट था, यूरोप जिस रूट से ट्रेड कर रहा था अभी इंडिया के साथ, वो ट्रेड रूट का रास्ता बंद हो गया था। थोड़ा क्या मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली क्या था कि एंशिएंट टाइम से हमने देखा कि इंडिया और यूरोप का ट्रेड हुआ करता था, है ना, और जो स्पाइसेस हैं, जो सिल्क है एक्सेट्रा, इस सिल्क रूट के थ्रू जाता था। लेकिन 1453 में यहाँ पर टर्क्स ने ऑक्यूपाई कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो ये रास्ता यहाँ पर बंद हो जाता है। अब जब ये रास्ता बंद हो गया तो अब यूरोपियंस के सामने क्वेश्चन था कैसे हम भारत तक पहुंचे व्यापार करने के लिए, इसलिए यहाँ पर ये फिर नीचे से आते हैं और पोर्चुगीज वाले पहले पहुंचते हैं 1498 में। अब आप देखिए महमूद बेगरा उस वक्त यहाँ पर गुजरात को रूल कर रहा है। महमूद बेगरा इज रूलिंग गुजरात, राइट, महमूद बेगरा रूल कर रहा है। तो महमूद बेगरा का जो कनेक्शंस हैं वो इजिप्ट के साथ अच्छे हैं। ये एक इस्लामिक एम्पायर, ये एक मुस्लिम एम्पायर है, ठीक है, एक मुस्लिम एम्पायर है, तो इनके साथ कनेक्शन अच्छे हैं। और वो ये नहीं चाहता है कि पोर्चुगीज का कनेक्शन यहाँ पर स्ट्रांग हो जाए, इंडिया में स्ट्रांग हो जाए। तो देखिए क्या करेगा महमूद बेगरा। अब महमूद बेगरा बेसिकली यहाँ डिप्लोमेसी करेगा। जरा देखिए, महमूद बेगरा फेस्ड चैलेंजेस फ्रॉम द पोर्चुगीज डिसरप्टिंग गुजरात ट्रेड विद वेस्ट एशियन नेशंस। तो पोर्चुगीज क्या करेंगे, धीरे धीरे अब उनके पोर्ट्स पे कैप्चर करना शुरू करेंगे, ठीक है। कोलैबोरेटेड विद द इजिप्शियन रूलर टू काउंटर द पोर्चुगीज नेवल इन्फ्लुएंस बट फेस लिमिटेड सक्सेस, ठीक है। तो अल्टीमेटली भाई वो चाहता था कि इजिप्शियन रूलर के साथ हमारा सांठगांठ बढ़ जाए और वो उसके साथ मिलकर, इजिप्शियन रूलर के साथ मिलकर पोर्चुगीज को काउंटर करना चाहते थे, लेकिन बहुत सक्सेस यहाँ पर गुजरात के रूलर महमूद बेगरा को नहीं मिलती है। महमूद बेगराज लॉन्ग एंड ट्रैंक्विल रूल फॉस्टर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, बिकॉज पोर्ट्स थे उसके पास बढ़िया तरीके से। अब एक चीज और बड़ा किया था उसने महमूद बेगरा ने, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, कारवान सराय बनाए थे। कारवान सराय क्या होता है, कारवान क्या होता है, काफिला, है ना। अब कोई ट्रेड कर रहा है, कुछ लंबे लंबे रास्ते में ट्रेड करते हुए जा रहे हैं, तो बीच में सराय बनाना, सराय मतलब जहां रुक के लोग रेस्ट कर सकते हैं, तो वो उसने यहाँ पर बनाए, ठीक है। इसके अलावा उसने यहाँ पर ट्रैवलर से कंफर्ट के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए अंडर महमूद रूल सिक्योर रोड फैसिलिटीज, रोड की फैसिलिटीज बड़ी सिक्योर करी ताकि ट्रेड बेहतर तरीके से हो पाए, मर्चेंट्स को यहाँ पर आराम रहे, उनका सामान लूटा ना जाए। ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर महमूद बेगरा ने इस्तेमाल करी थी, ठीक है। तो सुल्तान महमूद बेगरा की लेगेसी आप समझ सकते हो, उसने क्या क्या किया। जैसे लैकिंग फॉर्मल एजुकेशन, पढ़ा लिखा था नहीं महमूद बेगरा, एक्वायर्ड सब्सटैंशियल नॉलेज थ्रू कांस्टेंट इंटरेक्शन विद द स्कॉलर्स। अब महमूद बेगरा, सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि वो कुछ बड़े यहाँ पर महमूद बेगरा को लेकर आपको जो है फनी फैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, आपको हंसी भी आएगी कि अच्छा ऐसा भी है क्या, कि महमूद बेगरा देखिए फॉर्मल एजुकेशन तो उसको नहीं मिली थी, लेकिन उसने जो भी नॉलेज एक्वायर करी वो स्कूलों के थ्रू करी थी, है ना। इनफैक्ट आप देखिएगा हिज रेन विटनेस द ट्रांसलेशन ऑफ न्यूमरस अरेबिक वर्क्स, बहुत सारे अरबी के जो वर्क थे उनको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, ठीक है, विद संस्कृत इन कंपोजिशंस बाय द कोर्ट पोएट उदयराज। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आ गया, ठीक है, संस्कृत कॉम्पोजिशन भी हुआ, कोर्ट पोएट था उदयराज, उसने किया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए कहा जाता है कि महमूद की जो पर्सनालिटी थी उसकी दाढ़ी कमर तक थी, वेस्ट लेंथ बियर्ड रखता था वो, ठीक है, इतनी लंबी दाढ़ी है उसकी कि कमर तक दाढ़ी आ रही है, मूछें इतनी बड़ी थी कि वो उसको सर पे बांधता था, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, एक्सेप्शनली लॉन्ग मुस्टैच टाइड ओवर हिज हेड, ठीक है। तो दिस इज टाइप ऑफ थिंग्स जो इतिहास में लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसी थ्योरीज भी कहती हैं कि भाई उसकी दाढ़ी जो है वो कमर तक थी और मूछें जो है इतनी बड़ी थी कि उसको सर पे जाके बांध लेता था, ठीक है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि बचपने में जो है उसने क्या किया था, बचपने में वो पॉइजन राइजन चख लेता है ना, थोड़ी बहुत बॉडी उसकी पॉइजन को एक्सपोज हो जाती है, तो वो इतना ऐसा हो जाता है कि उसकी बॉडी रजिस्ट कर लेती है पॉइजन को। उसके बाद अगर कोई मक्खी महमूद बेगरा के अराउंड आई भी, है ना, वो मक्खी के लिए वो लीथल हो जाता था और मक्खी जो है मर जाती थी, मक्खी स्वेल हो जाती थी, पहले सूज जाती थी मक्खी और फिर उसके बाद वो मर जाती थी अगर वो महमूद बेगरा के कांटेक्ट में आ गई तो ऐसा भी यहाँ पर कुछ ऐसा फैक्ट जो है वो महमूद बेगरा को लेकर दिए गए, राइट। तो साथ में क्या बहुत खाना खाता था, ऐसा कहते हैं कि महमूद बेगरा की एपेटाइट बहुत ज़्यादा थी। दिन भर में आप देखोगे 10 से 15 किलोग्राम ऑफ खाना वो खा लेता, 10 से 15 केजी, 10-15 किलो खाना वो खा रहा है ना। साथ में देखिए गुजरात, उसके जब उसका महमूद बेगरा का टाइम है तो उसके टाइम पे गुजरात अपने चरम पे पहुंचता है। लेटर गुजरात अंडर महमूद रूल बिकेम पावरफुल इनफ, और बाद में ये इतना पावरफुल होता है गुजरात कि हुमायूं के टाइम पे यही उसको, मतलब गुजरात जो है बड़ा चैलेंज जो है हुमायूं को देता है, इतना स्ट्रॉन्ग महमूद बेगरा गुजरात को करके जाता है। क्लियर। सो दिस वाज अ स्टोरी ऑफ गुजरात, जहां पर हमने बात करी अहमद शाह की, जहां हमने बात करी महमूद बेगरा की, ठीक है। गुजरात के रूलर्स की कहानी हमने देखी, किस प्रकार से उसके टाइम में 50 साल का जो रूल था उसमें इजिप्ट के साथ कैसा वो संबंध रखता है, कोशिश करता है वो पोर्चुगीज को एलिमिनेट करने का, कैसे वो यहाँ पर मालवा के साथ राइवलरी करता है, कैसे फिर वो गिरनार का किला और जो चंपानेर का किला है उसको वो सीज कर लेता है। ये सब बातें हमने यहाँ पर महमूद बेगरा की देखी। अब बात आती है मालवा और मेवाड़ की, चलिए इसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए जरा देखते हैं। नाउ मालवा, हम पहले बात करने जा रहे हैं मालवा की। नाउ यू कैन सी मालवा, अगेन मालवा की जब हम बात कर रहे हैं तो मालवा आपको पता है सिचुएटेड कहां पर है, देखिए
सिचुएटेड ऑन द एलिवेटेड प्लेट्यू, थोड़ा सा प्लेट्यू रेज्ड है, और ऑफकोर्स नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में सिचुएटेड है। तो ऑफकोर्स मालवा की लोकेशन बड़ी यहाँ पर बढ़िया लोकेशन है ना। तो मालवा कंट्रोल्ड की रूट्स कनेक्टिंग गुजरात टू नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया। एक्चुअली क्या था, गुजरात जो है वो हर जगह कनेक्ट कर रहा है, मालवा देखो गुजरात से कनेक्ट कर रहा है, और गुजरात से पोर्ट्स हैं, और पोर्ट से फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। गुजरात दिल्ली से कनेक्टेड है, गुजरात बंगाल से कनेक्टेड है, गुजरात साउथ से कनेक्टेड है। तो हर जगह गुजरात, मालवा, सॉरी गुजरात गुजरात बोल रहा हूँ, वेरी सॉरी, मालवा, मालवा साउथ से भी कनेक्टेड है, मालवा दिल्ली से भी कनेक्टेड है, मालवा आप देखोगे बंगाल से भी कनेक्टेड है, और मालवा इधर गुजरात से भी कनेक्टेड है। तो बेसिकली मालवा का जो लोकेशन है, मालवा जो थोड़ा सा अपलिफ्टेड प्लेट्यू पे बसा हुआ था एरिया है, बड़ा ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए स्ट्रॉन्ग होल्ड लाइक मालवा एक्टेड एज अ बैरियर, और इन सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए, चाहे हम बाहमनीड्स की बात करें, बाहमनीड्स भी एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे, बंगाल भी एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था, दिल्ली भी एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था, गुजरात भी एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, बिकॉज ऑफ मालवा। मालवा की पोजीशन ऐसी थी, ठीक है ना। सो मालवा एक्टेड एज अ बैरियर हिंडरिंग द एम्बिशंस ऑफ गुजरात, मेवाड़, बाहमनीज, लोधी सुल्तान, सबका यहाँ पर एम्बिशन पे जो है वो पानी फेर रहा था बार बार मालवा। कंट्रोल ओवर मालवा, अगर किसी का मालवा पे कंट्रोल आ गया, इसका मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया पे उस पर कंट्रोल आ गया। ऐसी बात मान के चली जा रही थी कि अगर आपने मालवा पे कंट्रोल कर लिया तो पूरे उत्तर भारत की चाबी आपके पास हो जाएगी। ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी मालवा रीच द पिनिकल ऑफ इट्स ग्लोरी, शिफ्टिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम, पहले कैपिटल मालवा की धर थी, लेकिन 15th सेंचुरी में वो कैपिटल जो है मांडू में शिफ्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कैपिटल का शिफ्टिंग देखने को मिलता है। मालवा का कैपिटल धर था, और बाद में मांडू यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। नाउ जो रूलर्स थे मालवा के, मांडू में, अब कैपिटल मांडू में आ गई है, तो उन्होंने यहाँ पर इंप्रेसिव बिल्डिंग्स बनवाई, ठीक है। आप देखोगे इंप्रेसिव इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं मांडू में, जैसे फॉर एग्जांपल जामा मस्जिद, हिंडोला महल आपको देखने को मिलेगा, देन जहाज महल देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह के आर्किटेक्चरल अचीवमेंट जो है वो आपको मालवा में देखने को मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट, नाउ मालवाज इंटरनल टर्मोइल एंड एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटेशन। नाउ द थिंग इज कि मालवा के साथ हुआ क्या, मालवा में आपको देखने को मिलेगा कि लगातार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मालवा में बहुत ज्यादा चल रहे थे, जिसमें हम देखते हैं कि सक्सेशन की लड़ाई भी चल रही होती है आपस में, है ना। सक्सेशन की लड़ाई भी आपस में, जो राजा महाराजा हैं ये इनके लड़ रहे होते हैं मालवा के, और इसी वजह से मालवा का डिक्लाइन का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। और साइमल्टेनियसली आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो थे ही, लेकिन साइमल्टेनियसली आप देखोगे क्लैशेस बिटवीन नोबल फैक्शंस भी चल रहा था, है ना। नोबल्स भी आपस में लड़ रहे थे, और साथ ही साथ नेबरिंग स्टेट के साथ, गुजरात और मेवाड़ के साथ भी इनका लड़ाई चल रहा था, एंड दैट इज वाई मालवा को यहाँ पर डिक्लाइन देखने को बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है। अब हुशांग शाह, मैंने आपको बताया मालवा का रूलर था, अभी हमने नाम पढ़ा था जब हम गुजरात पढ़ रहे थे, गुजरात को पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हुशांग शाह के बारे में बात करते हैं। हुशांग शाह एक अर्ली रूलर है मालवा का, ठीक है। एम्ब्रेस्ड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, वेलकमिंग मेनी राजपूत टू सेटल इन द रीजन। तो बेसिकली यहाँ पर अगेन इनकी पॉलिसी टॉलरेंस की आ गई। आप देखोगे कि हिंदूज भी थे, जैसे दो एल्डर ब्रदर्स ऑफ राणा मोकल ऑफ मेवाड़ वे ग्रांटेड जागीर्स इन मालवा ड्यूरिंग हुशंग शाह रेन। हुशंग शाह के रेन में ये दो एल्डर ब्रदर्स जो राणा मोकाल ऑफ मेवाड़ थे, उनको उनके भाइयों को दी गया था, ये जमीन दी गई, जागीर दी गई थी, ठीक है। न इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम ललितपुर टेम्पल बिल्ट अंडर हुशंग शाह के टाइम पे ये इंस्क्रिप्शन जो मिलता है, ठीक है, सजेस्ट एन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन टेम्पल कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये बताता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये टॉलरेंट, रिलीजियस टॉलरेंट है, कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप देखोगे कि जब ये टाइम पीरियड आता है किसका, हुशंग शाह का, तो ऐसा ललितपुर का इंस्क्रिप्शन हमको से पता चलता है कि कोई मंदिर की कंस्ट्रक्शन पे किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा था, है ना। तो ये ललितपुर टेम्पल्स जो होते हैं, ललितपुर टेम्पल्स, है ना, वहां से हमको हुशंग शाह का जो इंस्क्रिप्शन मिलता है उससे हमको पता चलता है कि इट वॉज रिलीजियस टॉलरेंट। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता है ना। सजेशन एब्सेंस, टोटली एब्सेंस है, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप मंदिर नहीं बनाओगे, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये चीज शो करता है कि रिलीजियस टॉलरेंस यहाँ पर हुशंग शाह का एरा रहा करता था। हुशंग शाह एक्सटेंडेड पैटर्नेज टू जैन्स को ही पैटर्नेज दे रहे हैं, ठीक है। और यही रीजन है कि क्यों मर्चेंट्स जो है वो कमर्शियल मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, ये सब बड़ा इन्फ्लुएंशियल टाइम है इनका, काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नारदेव सोनी इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉस्पेरस मर्चेंट है, सर्व्ड एज द ट्रेजर ऑफ हुशंग शाह। हुशंग शाह के टाइम पे नारदेव सोनी जो है वो एक इंपॉर्टेंट मर्चेंट भी है, ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफ एडवाइजर वो होल्ड कर रहे हैं नारदेव सोनी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें हुशंग शाह के टाइम पे हो रही है, मालवा का जो रूलर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मोहम्मद खलजीज रेन। अब आप देखिए इनकी पर्सनालिटी को, मोहम्मद खलजी के रेन को। नाउ हुआ क्या, लेट अस सी यहां पर क्या होता है। रिग्रेटेबली नॉट एवरी रूलर इन मालवा embraced a spirit of tolerance। तो अभी तक आप देखोगे हुशंग शाह का जो रूल था, हुशंग शाह के रूल में यू विल फाइंड, हुशंग शाह का जो रूल था, ठीक है, इसके टाइम में रिलीजियस टॉलरेंस था, रिलीजियस टॉलरेंस था, ठीक है। लेकिन हर रूलर जो मालवा में आया वो रिलीजियस टॉलरेंट नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल महमूद खिलजी की बात करेंगे, महमूद खलजी,
तो महमूद खलजी आप देखोगे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मालवा रूलर, बहुत इन्फ्लुएंस था। अब सबसे ज्यादा मालवा को कंट्रीब्यूट इसी ने किया है। कैसे देखें, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मालवा रूलर था, engaged in टेम्पल डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ एंड नियर बाय हिंदू राजास। देखो बेसिकली यहाँ पर जो पॉइंट है कंट्रीब्यूशन किस सेंस में, नॉट इन द सेंस कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन, ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पर पॉइंट कैसे कि मालवा को जो पावर देने की बात आई इन कॉन्टेक्स्ट टू गुजरात, इन कॉन्टेक्स्ट टू मेवाड़, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो उसका यहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ क्या किया, वाइल महमूद खलजीज टेम्पल डिस्ट्रक्शन कैन नॉट बी जस्टिफाइड, इट मोस्टली अकर्ड ड्यूरिंग द वॉर टाइम। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। देखिए इस चीज को कहा गया कि देखिए आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उसने टेम्पल डिस्ट्रक्शन किया। तो ऐसा देखिए किताब में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि बेसिकली ये वॉर टाइम के टाइम पे होते थे, है ना, क्योंकि हमको पता है कि लड़ाई जब होती है तो उनको ये आइडिया था कि मंदिर जो है वो एक ऐसा एरिया होता था, एक ऐसा जगह है जहां पर वेल्थ को रखा जाता था, एंड दैट इज वाई बिकॉज वहां पर वेल्थ होती थी, एंड दैट बिकेम द रीजन फॉर द टारगेट ऑफ द टेम्पल्स। ठीक है, टारगेट ऑफ टेम्पल, टारगेट क्यों हुए, बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन। तो महमूद खलजीज टेम्पल डिस्ट्रक्शन कैन नॉट बी जस्टिफाइड, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। Mostly occurred during the wartime engagements and does not indicate a systematically policy of Hindu temple destruction। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, द डिस्क्लेमर इज ऑन, ये सब बातें ये मैं नहीं कह रहा हूँ, द डिस्क्लेमर इज ऑन दोस्तों, मैं आपको हमेशा बोलूंगा। ठीक है, ये डिस्क्लेमर ऑन है यहाँ पर, और ये सब बातें जो है ये सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, ये सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी में बातें लिखी हैं, तो प्लीज आप लोग इसको जरा इमोशंस के साथ मत लीजिएगा। ठीक है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम प्रिपरेशन, तो आप उसको हिसाब से लीजिएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग वाले एरियाज हैं जहाँ पर इमोशंस हर्ट होते हैं, दैट इज वाई यूपीएससी यहाँ से सवाल जो है वो जनरली नहीं पूछता है। ठीक है, तो महमूद खलजी वॉज कैरेक्टराइज एज अ मोनार्क ड्रिवन रेस्टलेस एंड एम्बिशन। तो कुल मिला के अगर मैं आपको एक मालवा के एंगल से देखूंगा तो मालवा की जो पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ पावर वो महमूद खलजी इंक्रीज कर रहा था। लेकिन जहां तक बात आती है अगर हम इसको रिलीजियस सेंटिमेंट्स के एंगल से देखेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर मंदिरों का डिस्ट्रक्शन किया, लेकिन सतीश चंद्र सर की एनसीईआरटी कहती है कि इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते बिकॉज ये वॉर टाइम में एक्चुअली डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ही वॉज इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट विद मल्टीपल नेबर्स, जैसे हमने देखा गुजरात के साथ भी इन्वॉल्व था, गोंडवाना के साथ भी इन्वॉल्व था, उड़ीसा के साथ भी इन्वॉल्व था, बहामनी के साथ भी इन्वॉल्व था, सुल्तान ऑफ दिल्ली के साथ भी इन्वॉल्व था। तो महमूद खलजी कई सारे लोगों के साथ यहाँ पर इन्वॉल्व था, हर डायरेक्शन में यहाँ पर वो मार काट कर रहा था। ठीक है, महमूद खलजी प्राइमरली डायरेक्टेड हिज एफर्ट्स टुवर्ड्स कॉन्करिंग साउथ राजपूताना एंड सबड्यूइंग मेवाड़ को वो अपने कंट्रोल में यहाँ पर लाना चाहता था। नाउ प्लीज सी आगे देखते हैं क्या हुआ था यहाँ पर। नाउ सी राइज ऑफ मेवाड़ एंड शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स। अब यहाँ से मालवा के बाद कहानी आती है मेवाड़ की। दोस्तों इस मेवाड़ की कहानी में जो हम लोगों को बात करनी है, ऑफ कोर्स यहाँ पर बात जो है वो यहाँ पर जो है राणा कुंभा की होगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर समझते हैं कि क्या है। नाउ 15th सेंचुरी में आप देखोगे कि एसेंडेंसी होती है मेवाड़ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसिंग नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स। तो मेवाड़ का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल आएगा और मेवाड़ का रोल मुगलों तक चलता रहेगा। ठीक है, नाउ चौहान्स डोमिनेंस इन राजपूताना कंक्लूडेड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणथंबोर बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो पहले एक टाइम पे ये जो चौहान्स का डोमिनेंस था राजपूताना के अंदर वो एंड कब होता है, जब अलाउद्दीन खिलजी का जो बेसिकली चढ़ाई होती है, वो अलाउद्दीन खिलजी का चढ़ाई करता है अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर के किले पे। मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था कि इसका जो रणथंबोर का चढ़ाई होता है और जो उसका चित्तौड़ के ऊपर चढ़ाई करता है, वो दोनों कहानी मैंने आपको बताई थी, रणथंबोर की कहानी मैंने बताई थी आपको, है ना। और मैंने आपको डिस्कस किया था किस प्रकार से वो जो कहानी है पद्मावत वाली, जो किताब भी है उसको मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा और उसको बहुत बाद में लिखा था उसने, है ना। ये सब चीज़ें जो 1350s और के अराउंड जो है वो हो गई थी, इनफैक्ट और पहले ही हो गई थी, 1320 से पहले ही होंगी, है ना, क्योंकि उसके बाद तो हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक इन सब का रूल शुरू हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सब काम जो है 1300s के स्टार्टिंग में कर दिया था, है ना, ये सब चीज़ें हुई थी। बट ये कहानी, ये जो पद्मावती वाली किताब है, ये बहुत बाद में जाके 15th सेंचुरी में लिखी जाती है। ठीक है, इसलिए स्टोरी को, इस किताब को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और कहा जाता है इट इज मेयरली अ फिक्शन, इसको फिक्शन की तरह यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कहा जाता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी का जब कॉन्क्वेस्ट हुआ था रणथंबोर पे, तो जहाँ पर जो चौहान्स का डोमिनेंस था राजपूताना पे वो यहाँ पर खत्म हो गया था। ठीक है, रुक गया था। और इन दैट आफ्टर मैथ यू विल फाइंड न्यू स्टेट्स इमर्ज होते हैं, मारवाड़ हो गया, है ना, जिनकी कैपिटल यहाँ पर जोधपुर में होती है, ये यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट शुरू होता है 1465 में। नागौर ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। अजमेर बेसिकली कंटेस्टेड सिटी था अमंग राजपूत स्टेट्स। ठीक है, तो ये सब डेवलपमेंट यहाँ पर होना शुरू होता है, ये डायनेमिक्स शुरू होती है मेवाड़ के अंदर। ये मेवाड़ की डायनेमिक्स है कि भाई मेवाड़ किस प्रकार से पावर में आता है 15वीं सेंचुरी में, लेकिन उससे पहले चौहान्स का जो डोमिनेंसी था वो खत्म होता है। उसके बाद आप देखोगे आफ्टर दैट न्यू स्टेट्स इमर्ज होते हैं, जैसे मारवाड़ हुआ जिनकी कैपिटल जोधपुर है। ठीक है, नागौर हुआ, जैसे अजमेर हुआ, तो ये सब आपको उसी के एरिया के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, द कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न राजपूताना बिकेम अ फोकल पॉइंट ड्रॉइंग इंटरेस्ट फ्रॉम द रूलर्स ऑफ दिल्ली। नाउ राणा कुंभा स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर राणा कुंभा की हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या था देखिए, जरा देखते हैं।
तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ बहुत अनक्लियर है, हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से पता नहीं चलता है, लेकिन हाँ राणा कुंभा के बारे में वी नो दैट 1433 से लेकर 1468 के बीच में ये प्रोमिनेंस में आते हैं राणा कुंभा, ठीक है। ये हमको अर्ली हिस्ट्री तो नहीं पता है मेवाड़ की, बट हाँ यहाँ से हमको कहानी को पता है ना। एक बार जब वो गद्दी बैठे तो उन्होंने क्या किया, पूरा कंसोलिडेशन किया मेवाड़ का। कुंभा एम्ड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, और राणा कुंभा का भी एम क्या था कि हम कैसे अपनी टेरिटरी को यहाँ पर एक्सपैंड करें। दिस वाज द एम ऑफ राणा कुंभा। नाउ ही कॉन्कर्ड बूंदी। अब राणा कुंभा ने कई सारे चीज़ों को कॉन्कर किया, जैसे बूंदी हो गया, कोटा हो गया, यहाँ पर दुंगारपुर हो गया, ऑन द गुजरात बॉर्डर लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट विद गुजरात एंड मालवा। एक्चुअली क्या था, ये क्यों यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता था, मैं आपको वही समझाना चाह रहा था। हुआ क्या था, देखिए ये मेवाड़ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मेवाड़ है। मेवाड़ के एक तरफ आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मालवा हो गया, ठीक है, मालवा हो गया, एक तरफ आपको देखने को मिल रहा है गुजरात हो गया ना। होता क्या था कि जब ये राणा कुंभा थे तो एक तरफ वो अटैक कर रहे थे फॉर द टेरिटरीज हिज साइड, ठीक है, बूंदी हो गया, ऑल दिस कोटा एरिया हो गया, एक तरफ वो अटैक कर रहे हैं फॉर द एरियाज लाइक फॉर दुंगारपुर। तो बिकॉज फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन, जब से आपको मेवाड़ का हिस्ट्री पता चल रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन दीज टू आर फाइटिंग अमंग ईच अदर। और यही चीज आपको बहुत बाद तक भी देखने को मिलती है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दीज टू आर फाइटिंग, ठीक है ना। यानी कि मेवाड़ का फाइट मालवा से है फॉर सम टेरिटरीज, और ऐसी मेवाड़ का फाइट गुजरात से है फॉर सर्टेन टेरिटरीज, ठीक है। तो द खान ऑफ नागौर, मेवाड़ का जो एरिया है, सॉट गुजरात हेल्प अगेंस्ट कुंभा, राइट, एस्केलेटिंग द टेंशन। अब नागौर ने यहाँ पर हेल्प मांग ली गुजरात से, और लीजिए, और यहाँ पर हो गया गुजरात से हेल्प मांगी किसने, नागौर ने मांग ली। कुंभा शेल्टर्ड राइवल ऑफ महमूद खलजी प्रॉम्प्टिंग कॉन्फ्लिक्ट मालवा। तो ये बस इसमें आप इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा और आपको जानने की जरूरत फिलहाल नहीं है यहाँ पर। सो अब यहाँ पर क्या होता है, राठौर ऑफ मारवाड़, राइट, इनिशियली अंडर मेवाड़ ऑक्यूपेशन गेंड इंडिपेंडेंस लेड बाय राव जोधा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो राठौर ऑफ मारवाड़ थे वो मेवाड़ के अंदर थे, ठीक है, अंडर मेवाड़ ऑक्यूपेशन, और वो इंडिपेंडेंस यहाँ गेन करते हैं लेड बाय राव जोधा। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मारवाड़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो राठौर जो थे मारवाड़ के, इनिशियली अंडर मेवाड़, पहले वो मेवाड़ के अंदर थे, मेवाड़ ऑक्यूपेशन, वो अपनी इंडिपेंडेंस लेते हैं अंडर राव जोधा। नाउ डिस्पाइट फेसिंग प्रेशर फ्रॉम गुजरात, मालवा एंड मारवाड़, डिस्पाइट फेसिंग प्रेशर फ्रॉम गुजरात, मालवा एंड मारवाड़, राणा कुंभा मेंटेन मेवाड़ पोजीशन। तो कुल मिला के कहानी यह है कि यहाँ पर राणा कुंभा एक इंपॉर्टेंट नाम है, जो गुजरात से, जो मालवा से, और इसके बाद मारवाड़ से भी जो लड़ाई जो है यहाँ पर लड़ रहे हैं, ठीक है। नाउ गुजरात बिसीज्ड कुंभलगढ़, गुजरात ने कुंभलगढ़ को बिसीज कर लिया। महमूद खलजी ने रेड किया अजमेर को, लेकिन उसके बाद भी राणा कुंभा वो यहाँ पर इस दोनों अटैक्स को गुजरात के द्वारा और जो किए गए थे महमूद खलजी के द्वारा उनको रिपल्स करते हैं। ध्यान रखिएगा, महमूद खलजी की बात हो रही है, वो मालवा की बात हो रही है, और यहाँ पर जो गुजरात की बात हो रही है वो मतलब गुजरात हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग ये जो पढ़ रहे थे वो आपका क्या, मालवा के रूलर थे, ठीक है ना, वो मालवा के रूलर यहाँ पर थे। तो कुल मिला के एक तरफ मालवा का रूलर था महमूद खलजी जो अटैक कर रहा था, अजमेर के ऊपर अटैक किया, उसको रिपल्स किया राणा कुंभा ने, ठीक है। और उसके अलावा गुजरात ने जो अटैक कर रहा था कुंभलगढ़ को, उसको अटैक को भी यहाँ पर क्या, उसको भी रिपल्स किया यहाँ पर किसने, राणा कुंभा ने। तो राणा कुंभास एबिलिटी बहुत ही खतरनाक थी, ठीक है, और उनका जो कंट्रोल था बहुत ही जबरदस्त था, और यहाँ पर वो लड़के अपने टेरिटरी को, यहाँ पर एरिया को बचाते हैं। अब यहाँ से कुछ कल्चरल लेगेसी की बात आती है। लेट्स सी क्या क्या कल्चरल लेगेसी है, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, आइए देख लेते हैं एक बार। चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या आता है। देखिए, राणा कुंभा पैटर्न ऑफ स्कॉलर्स एंड लर्नड इंडिविजुअल, ऑथर्ड सेवरल बुक्स, सम स्टिल अवेलेबल टुडे, आज भी कुछ अवेलेबल। चलिए देखिए कौन कौन से यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल हिज पैलेस ड्यून्स एंड विक्ट्री टावर, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, कीर्ति स्तंभ इन चित्तौड़ अटैच टू हिज पैशन फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो ये विक्ट्री टावर देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कीर्ति स्तंभ जिसको बोल रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक इनके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इरिगेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर उन्होंने कुछ लेक्स को क्रिएट किया था, रिजर्वायर्स को बनाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर लेक्स हुआ था, लेक्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर इरिगेशन हुआ, लेक्स और रिजर्वायर्स को बनाया। अपार्ट फ्रॉम दैट टेम्पल्स फ्रॉम हिज एरा रिफ्लेक्ट अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ स्टोन कटिंग एंड स्कल्पचर आर्टिस्ट्री। तो इनके टाइम पे ये टेम्पल आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिला, जिसमें काफी ज्यादा यहाँ पर आपको हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टोन कटिंग देखने को मिलती है, पत्थर को काट के यहाँ पर मंदिर बनाने की कला जो है वो यहाँ पर चल रही होती है, ठीक है। नाउ सक्सेशन टर्मोइल एंड पॉलिटिकल शिफ्ट्स इन मेवाड़। अब मेवाड़ में किस प्रकार से डाउनफॉल देखने को मिला, सक्सेशन की लड़ाई होती है जिसकी वजह से टर्मोइल देखने को मिलता है। क्या हुआ यहाँ पर, नाउ सी उदा, ये राणा कुंभा के लड़के थे ना, ऑर्केस्ट्रेड हिज फादर्स मर्डर टू क्लेम द थ्रोन, अपने फादर को यहाँ पर उसने इसके मर्डर को प्लान किया, प्लॉट किया, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेटेड हिज फादर्स मर्डर टू क्लेम द थ्रोन बट हिज रेन वाज शॉर्ट लिव्ड। बैठा उदा गद्दी पे, लेकिन
जो गद्दी जो थी मतलब बहुत लंबे समय तक उदा यहाँ पर नहीं कर पाया। आफ्टर मैथ सॉ अ प्रोलॉन्ग्ड, यहाँ पर लड़ाई चलती है अमंग द कुंभा सन्स, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इवेंचुअली लीडिंग राणा सांगा एसेंट टू द मेवाड़ इन 1508 एंड देन राणा सांगा इज कमिंग टू द पिक्चर इन 1508, ठीक है। और राणा सांगा की लड़ाई ये चलेगी यहाँ पर, ठीक है। आप देखोगे मालवा एक्सपीरियंस इंटरनल स्ट्राइफ, अब मालवा में आप देखोगे अगेन इंटरनल स्ट्राइफ चला इस पर्टिकुलर पीरियड में, मार्क्ड बाय महमूद टूज फॉलिंग आउट विद राजपूत लीडर्स मेदिनी राय। तो मालवा के अंदर भी चीज हमको देखने को मिल रहा है, नाउ डायनेमिक्स शिफ्टिंग, मालवा के अंदर भी एक आपको इंटरनल स्ट्राइफ देखने को मिल रहा है। सीकिंग सपोर्ट महमूद टू टर्न टू गुजरात, गुजरात से मदद मांगता है, वाइल मेदिनी राय सॉट रिफ्यूज राणा सांगा, और मेदिनी राय जो है वो राणा सांगा के साथ यहाँ सपोर्ट मांगने के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये डायनेमिक्स आप देखो कैसे यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, गुजरात मारवाड़, गुजरात मालवा और मेवाड़ की डायनेमिक्स किस प्रकार से शिफ्ट हो रही है। तो राणा सांगा है ना, इनके बारे में हम लोग बात भी करेंगे, जब बाबर देखेंगे, बाबर को पढ़ेंगे तो बाबर के साथ लड़ाई भी होगी, वो भी यहाँ पर पिक्चर में आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इन डिसाइसिव 1517 की बैटल में राणा सांगा डिफीटेड महमूद टू टेकिंग हिम एज अ प्रिजनर टू चित्तौड़, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। राणा सांगा ने यहाँ पर डिफीट कर दिया था 1517 में, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर 6 मंथ्स राणा सांगा रिलीज महमूद टू, छोड़ भी दिया, एंड वन ऑफ हिज जो लड़का था महमूद टू का उसको बंदी बना के रखा रहा। ईस्टर्न मालवा इंक्लूडिंग चंदेरी केम अंडर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ राणा सांगा आफ्टर द बैटल। तो बेसिकली राणा सांगा के टाइम में आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया जो है राणा सांगा ने अपने यहाँ पर कैप्चर में ले आए थे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा एरिया आपको देखने को मिल रहा है, दिस वॉज द टाइम पीरियड जब राणा सांगा डिड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे, तो ईस्टर्न मालवा इंक्लूडिंग चंदेरी केम अंडर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ राणा सांगा एंड आफ्टर द बैटल, ठीक है। तो कुल मिला के राणा सांगा का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें सब जानते ही हैं। नाउ शिफ्टिंग ट्राइड्स इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में क्या क्या चेंजेस होने लगे। नाउ लेट्स सी नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बेसिकली बाबर की, हम बात करेंगे और भी लोगों की जो एंट्री होने जा रही है। तो मालवास इंटरनल टर्मोइल कॉट द अटेंशन ऑफ दिल्लीज लोधी रूलर्स। अब दिल्ली सुल्तानों को देखा कि अरे मालवा का यहाँ पर तो टर्मोइल चल रहा है और मालवा पर कैप्चर करना हमेशा से यहाँ पर लोगों की इच्छा रही है, ठीक है। तो लोधी इब्राहिम लोधी बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, इन्वेट करता है मेवाड़ को। इब्राहिम लोधी इन्वेड्स मेवाड़, मेवाड़ को यहाँ इन्वेट कर दिया राणा सांगा वाला, बट फेस द डिफीट एट खतौली बाय राणा सांगा। राणा सांगा ने यहाँ पर इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दिया था, ठीक है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लोधी विड्रॉ कर जाते हैं, ठीक है, टू कंसोलिडेट द इंटरनल अफेयर्स, कि भैया इंटरनल टूट ना हो जाए हमारे अंदर। लोधी विड्रॉ कर गए अफेयर्स, वाइल बाबर्स प्रेजेंट लूम्ड ऑन इंडियाज डोरस्टेप। बाबर जो है वो काबुल से निकलता हुआ वो मतलब वो काबुल तक पहुंच गया था, अफगानिस्तान तक पहुंच गया था, और वो बिल्कुल भारत के डोरस्टेप्स पे आके खड़ा हुआ था उस वक्त। 1525 में, by 1525 North India witnessed dynamic political changes and here you will find that the entry of मुगल्स यहाँ पर होना शुरू होती है, ठीक है। सो बाय यही है शिफ्ट इन नॉर्थ टाइड, शिफ्टिंग टाइड्स इन नॉर्थ इंडिया, यही है कि बाय 1525 नॉर्थ इंडिया विटनेस डायनेमिक पॉलिटिकल चेंजेस सेटिंग द स्टेज फॉर एन इंपेंडिंग कॉन्फ्लिक्ट फॉर रीजनल सुप्रीमेसी। राइट, अब बात आती है यहाँ पर हम लोग करेंगे दैट इज द लास्ट पोर्शन, दैट इज द नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन एंड द नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन। बेसिकली यहाँ पर शर्की किंगडम के साथ जो हुआ वो सब चीजें यहाँ पर आती हैं, ठीक है, वो सब चीजें होंगी। तो देखिए यहाँ पर शर्की सल्तनत क्या करेगा, तो दिस इज द पीरियड, ये आप देख सकते हैं, ये आपको सल्तनत देखने को मिल रहा है शर्की का। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिस वॉज द एरिया ऑफ दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये दिल्ली वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये दिल्ली हो गया, ये आपका शर्की किंगडम हो गया, ये शर्की हो गया। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा बिकॉज ये एरिया कौन कैप्चर करेगा, इसकी लड़ाई, ठीक है। कुछ एक नाम है, बस वो नाम ध्यान रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल तिमूर के डेथ के बाद, तिमूर के इन्वेजन के बाद महमूद तुगलक सॉट टू रेफ्यूज इन गुजरात एंड लेटर इन मालवा, छोड़ दीजिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस, मलिक सरवर अ नोटेबल नोबल ड्यूरिंग फिरोज तुगलक्स टाइम डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन द गंगा वैली। ये तुगलक ये जो यहाँ पर आदमी होता है मलिक सरवार, ये इंडिपेंडेंस घोषित कर देता है, ये इंडिपेंडेंट घोषित करता है और यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट होता है डिक्लेयर इंडिपेंडेंट इन द गंगा वैली, डिजिग्नेटेड एज मलिक उस शर्क, his successors became known as शारिक्स। यहां से ये चीज इस प्रकार से शारकी डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट हो रहा है। क्या कि मलिक सरवार नोटेबल नोबल, फिरोज तुगलक के टाइम का एक नोबल है। अब देखिए फिरोज तुगलक के टाइम का उस दिल्ली सल्तनत का भी एक नोबल था जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके बंगाल को स्टैब्लिश करता है ना, हमने ये देखा था, इलियास खान का भी यही कहानी था। और ऐसे ही यहाँ पर देखोगे एक और नोबल हो गए, ठीक है, एक और नोबल मलिक सरवर और नोटेबल नोबल ड्यूरिंग फिरोज तुगलक टाइम डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन द गंगा वैली। वो अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करता है, डेजिग्नेटेड एज मलिक उस शर्क, हिज सक्सेसर्स बिकेम नोन एज शारकीज। द शारकी सुल्तान स्टैब्लिश जौनपुर, उन्होंने जौनपुर को यहाँ पर स्टैब्लिश किया, ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात है, जौनपुर को स्टैब्लिश किया, ठीक है, एज देयर कैपिटल, अडॉर्निंग इट विद ग्रैंड पैलेसेस, मॉस्क एंड मौसलम्स। तो कई सारी चीजें यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर शारकी किंगडम ने बनाई, राइट। तो ये सब चीजें हैं। एनीवे
ध्यान रखिएगा। शार्की सुल्तान्स, ये पद्मावत वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मलिक मोहम्मद जैसी वाली। ये किताब जो लिखी है, रिनोन्ड फॉर हिज हिंदी वर्क पद्मावत, रिसाइडेड इन जौनपुर, जौनपुर में रहते थे मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। एक तो ये कहानी हो गई, ठीक है। अगेन द डिक्लाइन ऑफ शार्कीज, डिक्लाइन हुआ, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, और डिक्लाइन कैसे हुआ। नाउ शार्की सुल्तान, इनका टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक था, अलीगढ़ में था, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश अलीगढ़, और फिर दरभंगा बिहार की तरफ आप देखोगे यहाँ तक था, ठीक है, दरभंगा इन बिहार। दिस वाज द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ शार्की किंगडम। तो अलीगढ़ से लेकर दरभंगा तक ये रूल कर रहे थे। एस्पायर टू कॉन्कर दिल्ली, दिल्ली कॉन्कर करना चाहते थे, लेकिन लोदीज ने इनको कर्टेल कर दिया, लोदीज ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया, और उनको शार्की रूलर्स को वहीं पर डिफेंड करना पड़ गया, अपने आप को छोड़ना पड़ गया। इसलिए धीरे धीरे देखो इन्होंने अपनी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की टेरिटरीज को भी लॉस्ट कर दिया, ठीक है। अनसक्सेसफुली ये यहाँ पर दिल्ली से लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। 1484 में फिर बहलोल लोदी ऑफ दिल्ली कैप्चर्ड जौनपुर। फाइनली बहलोल लोदी जो है वो जौनपुर में कैप्चर कर गए, शार्की डायनेस्टी को खत्म ही कर देता है। फाइनली एनेक्सेशन हो जाता है शार्की किंगडम का, ठीक है। एंड शार्की किंग जो था वो चुनार भाग जाता है, एक्साइल टू चुनार, डाइड ब्रोकन हार्टेड आफ्टर मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स टू रिक्लेम हिज किंगडम। कई बार शार्की का राजा जो है वो अपने किंगडम को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन लोदीज काफी स्ट्रांग थे, और अब वो यहाँ पर मौका बिल्कुल नहीं देंगे। और लोदीज ने क्या किया, लोदीज ने टोटली आप देखोगे तो एनेक्स कर लिया था शार्की किंगडम को। क्लियर है, इस तरह से शार्की किंगडम का डिक्लाइन यहाँ पर हो जाता है। लेगेसी एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऑफ कोर्स maintained law and order in vast region post the Delhi government's collapse, successfully registered Bengal's expansion into eastern उत्तर प्रदेश। अब ये इसलिए बोला जा रहा है कि भाई इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप यहाँ पर समझ सकते हो। अब ये सब चीज़ें बहुत कॉमन सी हैं कि भाई अगर यहाँ पर शर्कीज है, यहाँ पर शर्कीज है, तो बंगाल का आगे एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है आगे, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बंगाल जो है यहाँ पर एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो एक पॉइंटर तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, एक पॉइंटर तो यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड व्हाट, बंगाल्स एक्सपेंशन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, राइट। देन एस्टैब्लिश द कल्चरल ट्रेडिशन दैट इंडोर्ड बियॉन्ड द शर्कीज डाउनफॉल, ठीक है ना। शर्कीज का डाउनफॉल के बियॉन्ड जो शार्की किंगडम था उसका डाउनफॉल भी हो गया। उसके बाद भी जो कल्चर यहाँ से ओरिजिनेट हुआ जौनपुर से, जौनपुर कल्चर ट्रेडिशन जो हुआ वो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर चलता है, दैट इंड्योर्ड बियॉन्ड शार्की किंगडम के डाउनफॉल के बाद भी ये कल्चर जो है यहाँ पर चलता रहा, ठीक है। नेक्स्ट, लोदीज राइज टू पावर। अब बात यहाँ पर वही है कि लोदीज आएंगे, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये तीन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो तिमूर के इन्वेजन के बाद सैयद डायनेस्टी आई। सैयद डायनेस्टी बहुत शॉर्ट लिव डायनेस्टी, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सैयद डायनेस्टी का डाउनफॉल हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं है आपके उसमें। सैयद डायनेस्टी इमर्ज्ड इन दिल्ली व्हाइल अफगान सरदार्स नोटेबली बहलोल लोदी एस्टैब्लिश्ड इन पंजाब। अब जब सैयद चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली सल्तनत में सैयद आ गए, तो उस वक्त आप देखिए बहलोल लोदी इज इन पंजाब, वो अपने आप को पंजाब में स्टैब्लिश करके बैठा हुआ है, ठीक है। बहलोल लोदी ग्रांटेड द इक्ता ऑफ सिरहिंद, सबड्यूड द खोकर्स एंड गेन डोमिनेंस ओवर पंजाब। तो कुल मिला के बहलोल लोदी यहाँ पर पावर पर राइज हो रहा है। कॉल्ड टू एड दिल्ली, दिल्ली बुलाया गया था मदद करने के लिए अगेंस्ट मालवा, कि मालवा के खिलाफ हमारी मदद कर दी, दिल्ली सुल्तान ने बुलाया था उसको। बहलोल लोदी ने मौका देखा और बहलोल लोदी ने यहाँ पर सीज कर लिया अपना कंट्रोल एंड फॉर्मली क्राउन हिमसेल्फ इन 1451 एंडिंग द सैयद डायनेस्टी। तो बेसिकली सैयद डायनेस्टी का एंड हो गया, ज़्यादा यहाँ पर कुछ मारकाट हुई नहीं थी। जब सैयद डायनेस्टी से लोदी डायनेस्टी आई ना, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ ज़्यादा मारकाट हुई, कुछ भी नहीं हुआ था, इनफैक्ट ऐसे ही सरेंडर कर दिया गया था दिल्ली को, ठीक है। और लोदीज यहाँ पर अपना स्टैब्लिशमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो कहानी होगी, तो कहानी जो है लोदीज का, वो आप देखिए कितना यहाँ पर ये रूल को वापस से कुछ कुछ एरियाज में ये कैप्चर करना शुरू करेंगे। दे विल ट्राई, बट ऑफ कोर्स गुजरात विल नॉट कम इनटू पिक्चर, मालवा विल नॉट कम इनटू पिक्चर, मेवाड़ विल नॉट कम इनटू पिक्चर, बंगाल विल नॉट कम इनटू पिक्चर, है ना। ये सब नीचे वैसे ही रहेगा। तो इतना पोर्शन में यहाँ पर लोदीज रहेंगे, ठीक है। लोदीज में यहाँ पर दो तीन नाम होंगे। एक आपका नाम क्या होगा, दैट इज बहलोल लोदी, ठीक है। एक नाम हो गया बहलोल लोदी का, ठीक है। एक नाम हो गया सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी का नाम, और एक नाम हो गया इब्राहिम लोदी का। अब लोदी का यहाँ पर जो तरीका था वो क्या होता था, वो यहाँ पर आप देखोगे कि ये लोग अपने आप को एक्चुअली ना, ये लोग अपने आप को यहाँ पर इक्वल कहते थे नोबल्स के, ठीक है। तो ये सारे जो अफगान के यहाँ पर रूलर्स थे अभी तक के, वो यही काम कर रहे थे, लेकिन इब्राहिम लोदी ने ऐसा करना बंद कर दिया था। एंड दैट वाज द पेन फॉर द नोबल्स जो उसके टाइम पे यहाँ पर थे। तो लोदीज जो अफगान्स थे यहाँ पर, ये लोग, है ना, इनकी जो अफगानी जो थ्योरी चलती है कि सब लोग बराबर है, नोबल्स ही बराबर है, ठीक है। तो अनलाइक द अर्लियर टर्किश रूलर्स डोमिनेटेड द अपर गंगा वैली, तो लोदीज ने यहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश किया, एज यू कैन सी हियर। इन कॉन्ट्रास्ट टू अर्ली दिल्ली सुल्तनत प्रैक्टिस, अफगान्स प्लेड सिग्निफिकेंट रोल एविडेंट इन द रूल इन मालवा एंड पोजीशंस इन ब्राह्मणी किंगडम। छोड़ दीजिए, ये सब आप रीड आउट कर लीजिए, कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली बहलोल इन्वाइटेड अफगान्स टू इंडिया टू ओवरकम वीकनेस एंड गेन एसेंसी। अफगान हिस्टोरियंस अब्बास सरवानी नोटेड द इन्फ्लक्स ऑफ अफगान्स, ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। सिकंदर लोदी, नाउ इसने एक नया तरीका निकाला था पैमाइश, ठीक है, एक नया तरीका था पैमाइश का, ठीक है। अगेन यहाँ भी इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो सिकंदर लोदी का भी आया।
सिकंदर लोदी ये रूल करता है 1489 से लेकर 1517 तक। प्रिपेयर दिल्ली फॉर पावर स्ट्रगल्स विद महमूद बेगरा ऑफ गुजरात एंड राणा सांगा ऑफ मेवाड़। तो बेसिकली जब यहाँ पर महमूद बेगरा ऑफ गुजरात और राणा सांगा ऑफ मेवाड़, तो इनके रूल से यहाँ पर लड़ने के लिए सिकंदर लोदी वॉज इन दिल्ली। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कंटेम्प्रेरीज। तो जैसे उस वक्त महमूद बेगरा थे गुजरात में, महमूद बेगरा वॉज देयर, और राणा सांगा थे मेवाड़ में। तो उस वक्त यहाँ पर सिकंदर लोदी था दिल्ली में और ये लड़ाई की तैयारी कर रहा था इन लोगों के अगेंस्ट। ठीक है, तो अगेन सेम चीज, इंप्लीमेंटेड मेजर्स टू कंट्रोल नोबल्स। अगेन यहाँ पर यही था, सिकंदर लोदी ने यहाँ पर अटेम्प्ट्स लगाए कैसे यहाँ पर नोबल्स को कंट्रोल किया जाए। रिक्वायरिंग देम टू स्टैंड बिफोर हिम, रिसीव ऑर्डर्स आउटसाइड द टाउन एंड सबमिट रेगुलर अकाउंट। तो बेसिकली नोबल्स को सबड्यू करने लग गए थे अपने ये लोग। ठीक है, लिमिटेड सक्सेस इन कर्बिंग नोबल्स, ऑटोनॉमी नोबल्स की ऑटोनॉमी को कर्ब करने में बड़ा ये सक्सेसफुल नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि अफगान ट्रेडिशन ऑफ पार्टीशनिंग द एम्पायर अमंग द रूलर सन्स परसिस्टेड। और ये भी चीज था कि जो अफगानों का तरीका था कि भैया क्या करेंगे, एम्पायर को रूलर के सन में आपस में रूलर सन्स परसिस्टेड, ये बांट देंगे, पार्टीशन कर देंगे। ये भी यहाँ पर चीज अभी तक चल रही थी। सिकंदर लोदीज गवर्नेंस रिफॉर्म्स में क्या क्या किया उसने, देखो एक तो ये फोकस ऑन जस्टिस था उसका, एक तो ये चीज हो गया। हाईवेज को इंश्योर किया कि सेफ्टी रहे, कमोडिटी प्राइस अफोर्डेबल रहे, ये भी उसने इंश्योर किया। उसने यहाँ पर प्रमोटेड एग्रीकल्चर बाय अबॉलिशिंग ऑक्ट्राई ड्यूटी को खत्म कर दिया। इंट्रोड्यूस गज ए सिकंदरी, यार्ड मेजरमेंट यहाँ पर ले आया गज ए सिकंदरी। फिर उसके बाद यहाँ पर उसने क्या किया, प्रिपेयर ड्यूरिंग हिज रेन, क्या एक रेंट रोल्स, तो एक पूरा एक तरह का रजिस्टर। ठीक है, प्रिपेयर ड्यूरिंग हिज रेन, फॉर्म द बेसिस ऑफ शेरशाह लेटर एडमिनिस्ट्रेशन। शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये इसका जो सिकंदर लोदी का जो एक बनाया गया रेंट रोल था वो एक बेसिस बनता है। ठीक है, देन सिकंदर लोदीज रूल, ऑर्थोडॉक्सी, पैटर्नेज, परसिक्यूशन। सिकंदर लोदी अब ज्यादा कुछ है नहीं, देखो उसमें सिंपल सी बात है, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है मुस्लिम्स को फ्रॉम प्रैक्टिसिंग कॉन्फ्लिक्टिंग विद शरिया। शरिया के खिलाफ आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड मुस्लिम्स फ्रॉम प्रैक्टिसेस कॉन्फ्लिक्टिंग विद शरिया। शरिया के खिलाफ कुछ भी है तो सिकंदर लोदी यहाँ पर नहीं मानेगा। उसने जजिया को रीइंपोज कर दिया हिंदूज के ऊपर। उसने ब्राह्मण्स एग्जीक्यूटेड अ ब्राह्मण फॉर असर्टिंग इक्वल सैंक्टिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम स्क्रिप्चर्स, है ना, ये चीज के लिए कर दिया। डिमोलिश्ड हिंदू टेंपल्स। ठीक है, ऑल दीस थिंग्स वर देयर नोटेड ड्यूरिंग कैंपेन्स इंक्लूडिंग दी नोटेबल वन एट नागरकोट। यहाँ पर टेंपल्स का डिमोलिशन किया सिकंदर लोदी ने। अगेन यहाँ से यूपीएससी फिर से सवाल नहीं पूछेगा, अगेन एज अ वेरी रीजन यू नो दैट, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, इसको आप रीड कर सकते हो यहाँ पर, और कुछ है नहीं। सिकंदर लोदी का यहाँ पर क्या क्या था, अब फॉस्टर्ड कल्चरल रीअप्रोचमेंट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, प्रॉम्प्टिंग ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्ड। कुछ जैसे फैक्ट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं कहूँगा गाइज इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ये जो क्रक्स मटेरियल है आई विल अपलोड इट ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, और इसके अलावा ये ऐप पे भी होगा। सो इज नथिंग बट टू रीड इट, आप उसको रीड कर लीजिएगा। सिकंदर लोदी के बारे में आप इतना यहाँ पर जानते ही हैं। देन इसके बाद कश्मीर के राजा की बात करेंगे तो एक दो नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या, द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर। अब यहाँ पर ना इब्राहिम लोदी आपका इसके बाद आएगा, दैट इज इनवाइटिंग बाबर, वो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जो फेज था दिल्ली सल्तनत का फाइनली ओवर हो गया। अब एक कश्मीर की बात और कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा था। ठीक है, द ब्यूटीफुल वैली ऑफ कश्मीर रिमेन्ड इनएक्सेसिबल टू आउटसाइडर्स। चलिए अब यहाँ पर अल बरूनी हमको बताते हैं, नोटेड स्ट्रिक्ट एंट्री रेस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, स्ट्रिक्टली एंट्री कैसे होगी क्या नहीं हो, किसकी जो कश्मीर में कौन एंटर कर सकता है, इस पे काफी रिस्ट्रिक्शंस थे। इवन फॉर हिंदूज नॉट पर्सनली एक्वेंटेड विद लोकल नोबल्स। ठीक है, सबके लिए प्रॉब्लम थी। हिस्टोरिकली आप देखोगे सेंटर ऑफ शैविज्म कश्मीर अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस विद द एंड ऑफ हिंदू रूल इन द मिड 14th सेंचुरी। तो आप देखिए हिस्टोरिकली एक सेंटर था शैविज्म का, हिस्टोरिकली एक सेंटर है ऑफ शैविज्म, राइट। कश्मीर अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं और फिर यहाँ पर हिंदू रूल का एंड हो जाता है, राइट। फिर देखोगे डिवास्टेटिंग अटैक हुआ 1320 में मंगोल लीडर दलूचा, ये एक टर्निंग पॉइंट था, यहाँ जब अटैक हुआ, दलूचा का असॉल्ट हुआ, इंक्लूडिंग मास किलिंग्स हुआ, लोगों को मारा गया, वुमेन को यहाँ पर एंस्लेव किया गया, चिल्ड्रन को यहाँ पर मारा गया, शहरों को लूटा गया, ऑल दीज थिंग्स। और इस तरह में कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी अनएबल टू रेजिस्ट, लॉस्ट पब्लिक सिंपैथी खो गई कि आप तो कुछ हमको संभाल ही नहीं पा रहे हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कहानी जो है वो पब्लिक से हाथ से सरकार के आंख से निकल गई। अब ऐसे में यहाँ पर जो रूलर है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज ज़ियाउल आबदीन। ठीक है, ज़ैनुल आबदीन, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ज़ैनुल आबदीन रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम मोनार्क ऑफ द कश्मीर, कश्मीर का ये सबसे ग्रेटेस्ट मोनार्क यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। अज्यूम द थ्रोन ऑफ सेंचुरी आफ्टर मंगोल इन्वेजन, तो मंगोलों के इन्वेजन के बाद जो कश्मीर की सरकार थी वो बहुत वीक हो चुकी थी, है ना, उसके खिलाफ काफी आवाजें भी उठ रही थी। तो यहाँ पर ज़ैनुल आबदीन जो है वो गद्दी बैठता है कश्मीर के। कश्मीरी सोसाइटी अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस, इसके पीरियड में कंटिन्यूस इन्फ्लक्स हुआ, मुसलमान आके बसने लग गए, मुस्लिम सेंट्स आके बसने लग गए। ठीक है, इमरजेंस ऑफ यूनिक सूफी सेंट्स नोन एज ऋषिज, ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ये सब चीजें आपको कश्मीर में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। देन लोअर कास्ट पॉपुलेशन कन्वर्टेड हो गई, इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कन्वर्जन यहाँ पर शुरू हुआ। सिकंदर शाह का जो रेन था
1389 से 1413 मार्क्ड बाय वेहमेंट परसिक्यूशन ऑफ ब्राह्मण्स, ऑल दीज थिंग्स यू टू हैपन यहाँ पर होता है। तो अगेन एज आई सेड कि अगेन यूपीएससी इस पे नहीं जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद देखिए सुहा भट्ट, द किंग्स कन्वर्टेड मिनिस्टर allegedly played a role in issuing these harsh orders। तो इन सबको हार्श ऑर्डर्स को जो किया गया कि टेम्पल डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, एंड लर्न हिंदूज टू कन्वर्ट और लीव, या तो लीव कर दो, छोड़ दो, चले जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, है ना। इस्लाम में इस तरह की बातें सुल्तान ने ऑर्डर किए। सुल्तान ऑर्डर द ब्राह्मण्स एंड लर्न हिंदूज क्या, या तो कन्वर्ट हो जाओ या लीव कर दो, इस तरह की बातें जो है यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। देन ज़ैनुल आब्दीन रिफॉर्म्स एंड रिलीजियस टॉलरेंस, सब कुछ यहाँ पर इसके रिफॉर्म्स है। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स द प्रीवियस हार्श मेजर्स, अब जो हार्श मेजर्स कश्मीर में चल रहे थे उसको यहाँ पर उसने रिवर्स कर दिया ज़ैनुल आब्दीन ने। कैंसलिंग ऑर्डर्स अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, तो नॉन मुस्लिम के खिलाफ जो यहाँ पर ये हार्श ऑर्डर्स हो रहे थे उसको यहाँ पर कैंसिल किया उसने, ठीक है, यहाँ पर उसने खत्म किया। कॉन्सोलिडेटेड एंड वेलकम्ड बैक नॉन मुस्लिम्स हु हैड फ्लेड कश्मीर, तो जो नॉन मुस्लिम थे, ठीक है, वो वापस बुलाए गए, या फिर उनको कहा गया कि वापस आ जाइए, इस तरह के ऑर्डर्स आपके लिए नहीं होंगे, क्योंकि इनको कहा गया ना कि आप या तो कन्वर्ट हो जाइए या फिर आप छोड़ के चले जाइए। तो जो छोड़ के चलेगा उनको बुलाया गया कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, इन ऑर्डर्स को फिर से कैंसिल कर दिया गया। और ज़ैनुल आब्दीन के टाइम पे अलाउड दोज हु वांटेड टू रिवर्ट टू हिंदुइज्म, जो चाहते थे वापस आप फिर से हिंदू बनना चाहते हैं आप फिर से हिंदू हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिटेंडेड टू बी मुस्लिम्स, जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि भैया हम मुस्लिम है लेकिन एक्चुअली दे आर हिंदूज, तो उनको ओपनली कहा गया कि दैट यू बी हिंदू, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो लाइब्रेरीज, ग्रांट्स, टेम्पल्स जो सब यहाँ पर दैट वेर एंजॉयड बाय हिंदूज बिफोर, उन सबको क्या किया, रिस्टोर कर दिया गया। सो एवरीथिंग यहाँ पर लाइब्रेरीज हैं, टेम्पल्स हैं, ग्रांट्स हैं, जो भी चीजें करी जाती थी हिंदूज के लिए उन सबको यहाँ पर क्या किया गया, उनको वापस रिस्टोर कर दिया जाता है। अबुल फजल लेटर नोटेड दैट प्रेजेंस ऑफ 150 मैजेस्टिक टेम्पल्स लाइकली रिस्टोर्ड ड्यूरिंग ज़ैनुल आब्दीन रेन, ज़ैनुल आब्दीन की रेन में 150 मंदिर जो है यहाँ पर रिस्टोर कर दिए गए थे फिर से, ठीक है। इंप्लीमेंटेड ब्रॉड टॉलरेशन पॉलिसीज, जजिया को अबॉलिश किया गया, क्लाउस प्लॉटर, लिफ्टिंग द बैन ऑन सती, ये सब चीजें क्या कर दिया गया, इंप्लीमेंटेड ब्रॉड टॉलरेशन पॉलिसीज। तो ये सारी टॉलरेशन पॉलिसीज आ गई थी, है ना। क्लाउस प्लॉटर मना कर दिया गया, जजिया अबॉलिश कर दिया गया, हिंदूज हेल्ड हाई ऑफिसेस, फिर से हिंदूज को हाई ऑफिसेस मिला यहाँ पर, ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। ज़ैनुल आब्दीन के टाइम पे सब चीजें हो रहा है। ज़ैनुल आब्दीन फर्स्ट 2 क्वींस जो थी वो हिंदूज ही थी, उसकी जो पहली 2 महारानियां थी वो यहाँ पर हिंदू थी। डॉटर्स ऑफ राजा ऑफ जम्मू, एक तो जम्मू के राजा की बेटी थी, एंड लेटर ही मैरिड अ थर्ड वाइफ आफ्टर द डेरमाइस, और उनके डिवाइस के बाद उसने तीसरी लड़की से, तीसरी बीवी से भी यहाँ पर शादी करी, तीसरी शादी भी करी थी। तो ये ज़ैनुल आब्दीन के बारे में हो जाता है। ट्रेडिशंस, कंट्रीब्यूशन टू लर्निंग एंड इकोनॉमी, a proficient scholar, he composed poetry and had a command over Persian, Kashmiri, Sanskrit and Tibetan languages। तो ज़ैनुल आब्दीन की इतनी सारी भाषाएं इसको आती थी। इसने पैटर्नाइज किया था संस्कृत और पर्शियन स्कॉलर्स को, ट्रांसलेट किया था महाभारत और राजतरंगिणी को इन पर्शियन, ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। म्यूजिक के लिए फॉन्ट था, राइट, रिसीव्ड रेयर संस्कृत वर्क्स और म्यूजिक फ्रॉम राजा ऑफ ग्वालियर से काफ़ी उसको यहाँ पर जो काफ़ी ऐसे वर्क्स यहाँ पर मिले जो म्यूजिक को लेकर हैं, एंड उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज करवाया, राइट। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड इन द टाइम पीरियड ऑफ ज़ैनुल आब्दीन, राइट। नाउ लास्ट ऑफ द फ्यू थिंग्स इज ज़ैनुल आब्दीन के कल्चरल एक्सचेंजेस में क्या क्या हुआ। जैसे आप देखोगे कि शॉल मेकिंग काफी प्रमोट किया गया, क्राफ्ट को काफी बेसिकली कश्मीर में प्रमोट किया गया था, स्टोन कटिंग यहाँ पर काफी हो रहा था, बॉटल मेकिंग, गोल्ड बीटिंग, ऑल दिस थिंग। एग्रीकल्चर को डेवलप किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स करवाया, कैनाल्स बनवाया, ब्रिजेस बनवाया ज़ैनुल आब्दीन ने, ठीक है। एंड देन ही इज नोन फॉर हिज इंजीनियरिंग फीट। नाउ ज़ैना लंका, एन आर्टिफिशियल आइलैंड इन वुलर लेक हाउसिंग हिज पैलेस एंड मॉस्क, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर, ये भी यहाँ पर उसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, राइट। एंड देन लेगेसी ऑफ ज़ैनुल आब्दीन हमने देख लिया, इसको यहाँ पर बुद्ध शाह कहा जाता है, द ग्रेट सुल्तान, बुद्ध शाह द ग्रेट सुल्तान बाय कश्मीरी को बोलते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ रिनोन्ड वॉरियर सक्सेसफुली रिपेल्ड द मंगोल इन्वेजन ऑफ लद्दाख, ठीक है। नॉट बीइंग अ रिनोन्ड वॉरियर, बहुत बड़ा वॉरियर नहीं था, फिर भी उसने मंगोलों के इन्वेजन को यहाँ पर रिपेल कर दिया था, ठीक है। उसने बाल्टिस्तान को कैप्चर किया था, जिसको हम लोग तिब्बत बुजुर्ग भी कहते हैं। उसने जम्मू और राजौरी पे यहाँ पर अपना कंट्रोल भी स्थापित किया था। इफेक्टिवली उसने कश्मीरी किंगडम को यहाँ पर अंडर रूल ले आया था, और काफ़ी यहाँ पर फेम और उसको काफ़ी नाम और शोहरत जो है वो मिलती है, बिकॉज बहुत सारा डिप्लोमेटिक टाइज वो यहाँ पर करता है बहुत सारे अदर एशियन कंट्रीज के साथ, ठीक है। 15th सेंचुरी डेवलपमेंट्स रीजनल किंगडम्स में क्या हुए, अब रीजनल पावर बैलेंस लैक्ड पीस एंड स्टेबिलिटी। नाउ 15th सेंचुरी डेवलपमेंट्स इज रीजनल किंगडम्स। अब रीजनल किंगडम्स का पूरा यहाँ पर एक तरह से आपको ब्यौरा मिल रहा है कि रीजनल पावर बैलेंस लैक्ड पीस एंड स्टेबिलिटी डिस्पाइट चैलेंजेस, रीजनल किंगडम्स मेड सिग्निफिकेंट कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये रीजनल किंगडम्स थे, मालवा, मेवाड़, है ना, और गुजरात, बंगाल, इन सब ने काफ़ी कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया। लोकल आर्किटेक्चर का स्टाइल डेवलप हुआ इसी बीच में। शार्की किंगडम का अलग स्टाइल निकल के आता है, दिल्ली का अलग आता है, गुजरात का अलग निकल के आता है, बंगाल का अलग निकल के आता है। पैटर्न
पैटर्नेज एक्सटेंड टू लोकल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस काफ़ी यहाँ पर काफ़ी पैटर्नेज मिलता है, तो ये एक इंपॉर्टेंस है जो निकल के आता है, ठीक है। देन फोर्सेज ऑफ लिबरलिज्म एंड कल्चरल इंटीग्रेशन वर एक्टिव विद सम रूलर्स एंटिसिपेटिंग अकबर इन वेरियस फील्ड्स। चलिए, तो ऑल दिस इज देयर गाइस। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर आज फाइनली एंड हो गया है। तो एक बड़ा चैप्टर था, एज ऑलवेज सेड, 22 पेज का चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर। मैं इसको लिख के पढ़ा था दोस्तों, तो लेट मी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत लंबा चैप्टर चला जाता है ना, और बहुत सारे इसमें फैक्ट्स थे। सो आई जस्ट वांटेड कि मैं आपको सब चीज़ें पढ़ा दूँ, इसके बाद आप देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया कुछ मोटे मोटे चीज़ों को आपको यहाँ पर देखना है, बाकी सारी चीज़ों को डिटेल में आपको बहुत घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो मेजर मेजर नाम थे राजा महाराजाओं के या सुल्तानों के, वो आपको पता होने चाहिए। हाँ, लेकिन ये नहीं पता होना चाहिए, इतना मत घुसिएगा कि यार इन्होंने फिर क्या किया, फिर उन्होंने इसको क्या किया। मोटा मोटा पता होना चाहिए कि हाँ, जैसे गुजरात, मालवा, मेवाड़, इनके बीच में राइवलरी चल रही है ना। उधर बंगाल का भी अहोम के साथ कुछ कुछ चल रहा है, कमाता के साथ कुछ कुछ चल रहा है, उड़ीसा के साथ कुछ कुछ चल रहा है ना, लोधीस का यहाँ पर जौनपुर के साथ कुछ कुछ चल रहा है। तो ऑल दिस, कश्मीर में जैनुल आब्दीन का क्या सिनेरियो वो पता होना चाहिए। बस ये मोटे मोटे तौर पे आपको पता होना चाहिए कि यही जो चैप्टर का नाम था स्टार्टिंग में देखा था, स्ट्रगल फॉर नॉर्दर्न एम्पायर्स, स्ट्रगल ऑफ नॉर्थ एम्पायर, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया में ये पूरा जो एम्पायर का स्ट्रगल चल रहा है वो हमने यहाँ पर देखा। अब अगला चैप्टर हमारा सूफी एंड भक्ति मूवमेंट को लेकर है, और फिर उसके बाद मुगलों की एंट्री हो जाएगी हमारे इस थर्ड फेज में हम एंटर कर जाएंगे मेडिवल हिस्ट्री के, ठीक है। तो जो लेक्चर नंबर 8 होगा हम लोगों का, लेक्चर नंबर 9 होगा, वो सूफी कल्चरल मूवमेंट को लेकर होगा, और 10, 11, 12, 13, 14 लगभग 5 चैप्टर जो है वो आपके मुगल एम्पायर्स को लेकर यहाँ पर डिटेल में होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज एवरीवन, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।